बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है नाजरीन आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज के दिन के हवाले से आपने भरपूर प्लानिंग कर ली होगी कि आज का दिन जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से आपने गुजारना है। और इसी सफ़र में हम आपका साथ देने के लिए जनाब आ चुके हैं। मुझे कहते हैं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी हम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। दुआ है आप हमेशा खुश रहें, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बहुत ही खूबसूरत शो के साथ हम यकीनन हाजिर हो चुके हैं। बात होगी सियासत की, सेहत के हवाले से बात करेंगे और जी माजी के झरोकों में भी झांकेंगे कि क्या हो रहा है और शोबिज़ इंडस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। इसके अलावा जी मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो 2 घंटे हम हमेशा कहते हैं आपने कहीं नहीं जाना, यही हमारे साथ बैठना है और इस शो को एंजॉय करना है। तो हो सकता है आपको बहुत सारा फायदा भी हो। यकीनन इससे होता है और आपका फीडबैक हमें ये बताता भी है। तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह हम सबसे पहले वेदर की बात करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया गया है। कब कहां कितनी बारिशें होंगी इस पर आपको तफसीलन आगाह किया जाएगा। आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे। इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कई मुल्कों की वार्निंग के बाद इसराइली फौज ने गजा में इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला कर दिया है। इसके असरात क्या होंगे? आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? इस पर दो टोक तज्जिया होगा जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म फाउंडेशन ने बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने और बानी पाकिस्तान की मिरास को नौजवान नस्ल तक पहुंचाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया है। इस पर जी सिर हासिल गुफ्तगू होगी और खास मेहमान इस पर हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इस पर भी एक्सपर्ट से राय लेंगे। और आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेट की चर्बी लोगों के लिए एक बड़ा मसला बनी हुई है। पेट की जिद्दी चर्बी को कैसे कम किया जा सकता है, इसका डाइट प्लान क्या हो सकता है, इस पर फिटनेस एक्सपर्ट के मुफीद मशवरे होंगे। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की बात होगी। शोबिस की दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, कौन सा अदाकार खबरों की जीनत बना हुआ है और किसका नया प्रोजेक्ट जुबान ज़द-ए-आम है, इस पर भी गपशप करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया को हम कैसे भूल सकते हैं कि क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, कौन सी जो है मौज़ूए बहस हैं दुनिया भर में इस वक्त, क्या देखा जा रहा है, इस पर भी जी खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। और अगर इत्तेफाक से आपका कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है और वहां आप दोबारा से हमारे सेगमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। जब चाहें जितना चाहें अपना मनपसंद सेगमेंट जो है वो दोबारा से देख सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आपने फीडबैक भी जरूर दें। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। माहम से जान लेते हैं कि मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बारिशें कहाँ बरसेंगी, कितनी बिल्कुल बरसेंगी। चलते हैं और जानते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पंजाब में 6 अक्टूबर के दरमियान बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक, सिंध में 3 अक्टूबर तक, जबकि बलोचिस्तान में 4 से 6 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर बात कर ले स्कर्दू की, तो स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 16 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो 28 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की है। और अब रुक कर लेते हैं जी मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो
यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम दर्जा हरारत जो देख रहे हैं वो है 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। स्वात की बात कर लेते हैं। स्वात में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब जिक्र कर लेते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलेंगे आपको, और लाहौर का जी दर्जा हरारत जो ज्यादा से ज्यादा है वो है 36 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में जी ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान लिए चलते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 39 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोटोहार, मरी, गिलियात और गिरदुनवाह में बारिश की पेशगोई की है। और अब जिक्र कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का। यहाँ पर बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे, ताहम सूबे में 4 अक्टूबर से बारिशों की पेशगोई की गई है। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा हम टेम्परेचर देख रहे हैं 31 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और हमेशा की तरह नाज़रीन, आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं मीठे बोलों के देश सिंध का। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान दादू, बदीन, मिठी, मीरपुर खास, हैदराबाद, सजावुल, कराची, ठट्ठा और गिरदुनवाह में बारिश की पेशगोई की है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। तो इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। मासूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली फ़ौज ने हमला कर दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक इमदादी कश्तियों पर इसराइली फ़ौज ने पानी की तोपें चला दी हैं। मुतादिद कश्तियों की बराह रास्त जो नशरियात हैं और राबते वो मुनक़ता हो चुके हैं कंट्रोल रूम के साथ, और कश्तियों पर सवार तमाम अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ग्लोबल फ्लोटेला में 44 मुल्कों की 40 कश्तियां शामिल हैं, जिन पर 500 से ज्यादा कारकुन सवार हैं। गजा के कहतज़दा अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले इस फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं, और उन्होंने भी इस हवाले से खुसूसी पैगाम जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन हैं ये हैक कर लिए गए हैं, ये मुकम्मल जैम हो गए हैं और अब ये नाकारा हो चुके हैं और हम इसको समुंदर बुर्द कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे पर दुनिया भर में बहस भी जारी है, और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने इस मुजव्वज़ा मंसूबे का खैर मकदम भी किया है। वहीं इस मंसूबे के दो अहम फरीक इसराइल और हमास ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। हमास के मुज़ाकरात कारवां ने जो दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत भी की है और गजा अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालिबा कर दिया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि हमास का मौक़िफ़ है कि प्लान में गैर मुसल्लह होने की शिक समेत कुछ शिकों पर तब्दीली की जाए। तो अब देखना यह कि ये तब्दीली मुमकिन हो सकती है, मुज़ाकरात होते हैं और अमन मुआहिदे पर जी कोई बातचीत हो पाती है और कोई फैसला हो हमास पाता तो है। ये भी चाहती है कि इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल ना किए जाने की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें होनी चाहिए। हमास को अमन मंसूबे पर जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है, मगर सदर ट्रंप ये धमकी दे चुके हैं कि गजा अमन प्लान पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के गजा अमन प्लान पर हुकूमत की मुबहम पॉलिसी देखने में आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखा जाए तो वो मुजव्वज़ा प्लान का खैर मकदम करते नजर आते हैं, मगर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौक़िफ़ अलग है। वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस की जानिब से पेश करदा निकात में 8 मुसलमान ममालिक की जानिब से दिए गए निकात शामिल ही नहीं किए गए और हम कोशिश करेंगे कि वो निकात शामिल हों। जी बिल्कुल। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर नाज़रीन बात हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसराइली दहशतगर्दी की इंतहा हो गई है, वार्निंग के बावजूद भी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला किया गया है।
और तमाम अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके खिलाफ कई मुल्कों ने मुजाहरे भी शुरू कर दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बेसिकली एरोगेंस से जो रूड बिहेवियर है, वो एक मैसेज वो भी देना चाहते हैं कि चाहे आप ज़मीन से आए, समंदर से आए, एयर से आए, हम आपको स्टिल भी हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो सपोर्ट हासिल है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, तो वो उसका एक मैसेज है। लेकिन फ्लोटिला जो था अभी जो ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ गजा है, और देखिए ये सिंबॉलिक है, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के हैं, और इसमें 500 के करीब लोग हैं, और ये बेसिकली मेडिसिन्स और पानी लेके जा रहे थे। एक सिंबॉलिक जेस्चर शो कर रहे थे कि दुनिया जो है वो फ़लस्तीनी मजलूम जो लोग हैं गजा के ख़ास तौर पे उनके साथ हैं, और इसमें मेजॉरिटी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा जेस्चर उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन ये इज़राइली थ्रेट महसूस कर रहे थे, अगर ये पहुंच जाते हैं तो इट विल गिव वे तो बाकी भी लोग पीछे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो वाला इसमें फैक्टर है। लेकिन एक मैसेज अक्रॉस द ग्लोब कन्वे हुआ है, और जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में हमने एक बड़ा पॉजिटिव देखा है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट ज़्यादा हुए हैं, और जिस तरीके से ये लोग आए, जिसमें इसमें भी फ्लोटिला में स्वीडिश जो एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है वो इसमें शामिल है, तो बहुत सारे लोग हैं कि अपना आप को वो इसमें इन्वॉल्व किया, जेस्चर दे रहे हैं कि अपनी सपोर्ट शो कर रहे हैं। सो उससे पब्लिक ओपिनियन जो है स्पेशली वेस्ट में मैंने देखा है कि वो बड़ा स्ट्रांग है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज से लगातार वो फ़लस्तीन को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकग्नाइज करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मसूद साहब, वज़ीर आज़म ने ट्रंप के गज़ा अमन प्लान का तो खैर मकदम किया है, मगर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ये कहते हैं कि ये वो प्लान ही नहीं है जो मुस्लिम ममालिक की जानिब से दिया गया था। इस इबहाम की वजह आप क्या समझते हैं? वो ये है, देखिए जी, इनिशियल जो प्लान बना था वो 21 पॉइंट्स का था, और 21 पॉइंट्स में सब एग्री कर गए थे, और जिसमें 21वां पॉइंट बताते हैं टू स्टेट सोल्यूशन ही का था। लेकिन जब नेतन्याहू वहां पे पहुंचे, वहां पे जब ये प्लान डिस्कस हुआ, तो नेतन्याहू ने फिर इसमें चेंजेस करवाए, क्योंकि उसको खतरा है कि फार राइट वाले जो बाकी लोग हैं, मेरे लिए तो बड़ा मसला होगा। डिस्पाइट द चेंजेस आपने देखा होगा कि फार राइट के लोग हैं जो इजराइल में जो हार्ड लाइनर्स हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और जिस तरीके से उनका मानना यह था कि जिस तरीके से वो चाहते हैं ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एनेक्सेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक को लेना है, गजा को लेना है, और सऊदी अरब तक उन्होंने आना है, तो वो तो मकसद इनका इसमें पूरा नहीं होता। सो देयरफॉर नेतन्याहू के लिए भी अब इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। और बाकी ये है कि जो चीज़ें तब्दीली इसमें आई है या डिमांड जो हमास वाले कर रहे हैं, लाइकली है जिस तरह पाकिस्तान ने, कतर ने और तुर्किया भी इसमें शामिल है, सऊदीज भी शामिल हैं कि इसमें मॉडलिटीज को फर्दर देखें। एक चीज सीज फायर हो जाए तो फर्दर मॉडलिटीज कैन बी डिस्कस। मेरे ख्याल एक स्टेप लेने की बात है, और स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सीज फायर है और एड का अंदर दाखिल होना। मसूद साहब, हमास ने अगर देखा जाए तो ट्रंप के गजा अमन प्लान में तरमीम का मुतालबा किया है, मगर अमरीकी सदर ये कह चुके हैं कि इस पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हमास या फिर दीगर जो मुस्लिम या अरब ममालिक हैं ये मिलकर मुजव्वज़ अमन प्लान में कोई तब्दीलियां करा सकेंगे? ये करा सकेंगे, क्योंकि गारंटीज भी जिस तरह डार साहब ने भी बात की थी, कुछ जो दो मुस्लिम ममालिक हैं इंक्लूडिंग कतर, उन्होंने पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग हमास से डेवलप की थी, लेकिन जो कुछ चीज़ों पर जिस तरह हमास का सरेंडर करना है और उनको फिर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन गजा में जो सेटअप बनेगा उसमें नहीं है, और ख़ास तौर पर डिसआर्मामेंट पे उस पर रिजर्वेशंस है। तो मेरा मानना ये है कि जब एक दफ़ा ये स्टेप्स लिए जाएं तो उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है, स्पेशली दोस 8 कंट्रीज जो यूएन जनरल असेंबली के साइड लाइन्स पे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे, स्टिल दे कैन प्रीवेल, और चीज़ें मॉडलिटीज डिस्कस हो सकती हैं, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज़्यादा, इवन अमेरिका के अंदर पब्लिक का ओपिनियन आपने देखा है वो बहुत ज़्यादा है। और ट्रंप के लिए भी मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है कि जिस अपने क्रेडिबिलिटी जो एस्टेब्लिश करने के लिए जिस तरह वो क्लेम करते हैं पीस के लिए वो हैं, तो मेरा ख्याल में अगर ये चीज़ें मैनेज करके आते हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा है, दुनिया भर के लिए। सही। अच्छा मसूद साहब, हमास ने भी मुतालबा किया है कि इसराइल के मुकम्मल इनखलाओ और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल ना किए जाने की जो बैनुल अक़वामी ज़मानतें दी जाएं, तो क्या हमास को इस तरह की कोई बैनुल अक़वामी ज़मानत मिल सकती है?
बिल्कुल मिल सकती है। देखें, इसमें जो अभी जो है उसमें जो पॉइंट एक शामिल है कि हमास को उन्होंने कहा वो गजा में रह भी सकते हैं, गजा को छोड़ भी सकते हैं, गजा के अंदर आ भी सकते हैं। सो जब देखें कि जब एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन दी ऑल द ग्रुप्स, तो फिर ये तमाम चीजें पॉसिबल है। और सब्सिक्वेंटली मैं कहता हूँ दिस इज ए स्टेप वन टुवर्ड्स टू स्टेट सोल्यूशन। देखें ना, इस पूरे वाकये के बाद जो प्लान बना है उसमें गजा को उन्होंने रिकग्नाइज किया, मान लिया कि हम इसको ऑक्युपाई नहीं करेंगे, एनेक्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इट विल बी हैंडेड ओवर टू फलस्तीन जो गजा के लोग हैं, और एक ट्रांजिशनल फोर्स आके बैठ जाएगी। और सिमिलरली उन्होंने ये भी कमिटमेंट दी है कि भाई हम वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेंगे। सो देयर बाय इसका मतलब ये है कि वो मानते हैं कि आइडेंटिटी है फलस्तीनियों की वेस्ट बैंक में भी और गजा में। सो देयरफॉर वो इसका यही मानना है कि टू स्टेट सोल्यूशन है, अल्टीमेटली टू स्टेट सोल्यूशन पे जाएंगे। देखें, खाली अभी तक अमेरिका की सपोर्ट है, बाकी रस्ट इंटायर वर्ल्ड जो है दे आर विद द फलस्तीनियन पीपल। तो मेरा ख्याल अल्टीमेटली देखें इट विल टेक टाइम, क्योंकि बड़ा पेचीदा मसला है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें एक स्टेप वन लेना चाहिए, सीज फायर हो, जो खौफ की फजा है वहाँ पर लोगों के मसाइल में कमी हो, बच्चों में जो नफ्सियाती मसाइल पैदा हुए हैं, खाना नहीं है, जो किलिंग्स है, फेमन है, जी उसको एड्रेस करना है। और इसके बाद इमदाद को अंदर लेके आना है। इसके बाद ये बातचीत जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन आती है, ये बोर्ड ऑफ पीस है, उनके थ्रू बहुत सारी चीजें एड्रेस हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, चीज़ें हल हो सकती हैं। सर, जिस तरह से बात हो रही है कि मुख्तलिफ ममालिक की जो अफवाज हैं वो भी फिर फ़लस्तीन के अंदर भिजवाई जा सकती हैं, तो पाकिस्तान का मुमकिन किरदार क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, पाकिस्तान का तो ऑलरेडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार इसलिए था राइट फ्रॉम डे वन। जब जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले थे, उस वक्त से इस बात का उन्होंने वहाँ पे फ़लस्तीन का जिक्र किया था। और सब्सिक्वेंटली देखें, पाकिस्तान इज द लीडिंग कंट्री है जो इस मसले को प्रोजेक्ट कर रहा है, इसके हल की तरफ जा रहे थे। जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, और जिस तरीके से डेलिब्रेशन हुई है, जिस तरह इंडोनेशिया ने ऑफर किया, यकीनन पाकिस्तान वन ऑफ दी, अदरवाइज हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया भर में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है एज फार एज पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर कंसर्न। और आपको याद होगा बोस्निया में भी पाकिस्तान वाज द पहली मुल्क था जिसने अपने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे थे। वहां पे भी सिविल वार हो गई थी, वहां पे मैसेकर थे, वहां पे एथनिक जेनोसाइड था, लेकिन वहां पाकिस्तान आर्मी जाने के बाद चीजें स्टेबलाइज हो गई थी। सो पाकिस्तान का गवर्नमेंट ने लाइकली जो हमारी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप उन्होंने डिसीजन लेना है, और लाइकली ये होगा डिसीजन होगा इन द फेवर ऑफ जो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान अपना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, और ये गवर्नमेंट इस पे इंशाल्लाह फैसला करेगी। मसूद साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने कतर की सलामती की जमानत दे दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर रहे हैं और कहा है कि जी कतर पर हमला किया गया तो अमेरिका जवाब देगा। तो अमेरिका की ये क्या पॉलिसी है? पहले हमला, अब गारंटियां दी जा रही हैं, तो ये क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो बड़ा सिंबॉलिक उन्होंने बता दिया है कि जो रियलाइजेशन आई है अमेरिका में, स्पेशली जब देखा कि वेस्ट एशिया में कंट्रीज लाइक सऊदीज ने पाकिस्तान को चुन लिया, और दे सेड कि वो ट्रस्ट जो था अमेरिका पे वो खत्म हो गया। देवर बेसिकली वो जज कर रहे थे अल्टरनेट ऑप्शंस हमारे लिए क्या हैं। सो अब ये एक वो फैक्टर था, और वो एक अश्योर करवाना चाहते थे कि कतर को हम आपके साथ हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड, मेरे ख्याल में वो फोर्स सी कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर ये प्लान फेल होता है और स्टिल वो हमास के लोग कतर में होते हैं या कोई बातचीत चलती है कतर में, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैकिंग बाय इजराइल कैन नॉट बी रूल आउट। तो उस सूरत में उनको भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये अगर कोई फ्यूचर में वायलेशन होगी तो फिर हम इनके साथ खड़े हैं। तो ये भी इसमें लाइकली चांसेस है, वरना कतर को देखे किसने हमला करना है, किससे खतरा है सवाए इजराइल के। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। आप क्या नहीं समझते कि कोई इतनी इंसानी हमदर्दी नहीं इसराइल के अंदर जागी? उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था जिसकी वजह से वो भी इस एग्रीमेंट की तरफ आया। और बात ये कि वो चीज़ तो अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके इसके अंदर अपनी मर्जी की तरामीम जो है वो शामिल करवाई, इसको चेंज करवाया। नेतन्याहू का एक वीडियो बयान बड़ा गर्दिश कर रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की हिमायत मिल रही थी, दूसरे ममालिक ये ऐलान कर रहे थे कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, यूरोपीय ममालिक, तो हमने टेबल ही टर्न कर दिया है। बात नहीं है। देखें, नेतन्याहू बहुत सख्त डिफेंसिव पे चला गया है, और मैं कहता हूँ अभी इसके बाद जब वो जाएगा, इसके लिए ये जो प्लान का एग्री करना
कैन प्रूव टू बी हिज वाटरलू होगा इसके लिए। हम जिस तरह फार राइट अच्छा। वाले इसको अपोज कर रहे हैं, तो उनके लिए मसला को बहुत अंडर प्रेशर था, और बताया भी यही जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको काफी सुना के ये चीजें करवाई हैं। दी ओनली थिंग, चीजें ऐड जो की है वो भी उसके कहने पे कुछ की है टू फैसिलिटेट हिम, क्योंकि उसको थ्रेट फार राइट से है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बिफोर दी 7 अक्टूबर वहां पे उस पर जुडिशियल रिफॉर्म्स उसने किया था सुप्रीम कोर्ट में, इस पे करप्शन के केसेस थे, तो उससे बचने के लिए उसने वहां पे आइन में तरमीम करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये जंग जारी जब स्टार्ट हुई तो वही वांटेड कि इसको प्रोलॉन्ग करे, इसमें और भी कंटिन्यूटी आए। अब इसका मसला ये है कि ये जेल में भी जा सकता है, गवर्नमेंट भी गिर सकती है, तो इसके लिए बहुत से मसले मसाइल इसमें हो सकते हैं डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स। जो वो लोगों को पब्लिक ओपिनियन इसराइल के अंदर देखे, मेजॉरिटी लोग जो हैं, एक तो वो चाहते हैं कि पीस हो फलस्तीन के साथ, और सेकंड वो चाहते हैं होस्टेजेस हैं डेड आर अलाइव उनकी वापसी वो चाहते हैं। स्पेशली इवन जो यूरोप में यहूदीज बैठे हैं, देखें वो तो अमन की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये फार राइट है, बहुत रेडिकलाइज्ड लोग हैं, और या वो लोग जो हम जिसे कहते हैं क्रिश्चियन जायोनिस्ट हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अल्टीमेटली देखें कि प्रेशर इजराइल पे आएगा और नेतन्याहू पे आएगा, फार राइट वालों पे आएगा। सही, ये प्रेशर इजराइल पर आएगा और डोनाल्ड ट्रंप पर भी आ सकता है। मसरूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन अब ये प्लान को तस्लीम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गुमगू की सूरत हाल है और तब्दीलियों की बात हो रही है, और अगर प्लान में तब्दीलियां करके एक्सेप्टेंस होती है तो शायद बेहतरी अभी से शुरू हो सकती है। अगर आगे जाकर ये तब्दीलियां ना की गई या करनी पड़ी तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में इस प्लान पर किस तरह से अमल दरामद अभी तक तो अगर इस प्लान को देखा जाए, इस मुआहदे को देखा जाए, तो ये वन साइडेड लगता है कि ये इसराइल के जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। लेकिन अगर इसमें जो तरामीम है वो कर ली जाए हमास के मुताबिक, और जो मुस्लिम और अरब ममालिक के कंसर्न्स हैं उसके मुताबिक अगर इस पे अमेंडमेंट कर ली जाए, उनकी तजावीज़ को शामिल कर लिया जाए, तो फिर ये जो प्लान है, ये जो अमन प्लान जिसकी बात की जा रही है, ये सबके लिए काबिल कबूल हो सकता है और तभी अमन मुमकिन भी हो सकता है। तो फिलहाल ये प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहा जाता है कि कौमें तभी जिंदा रहती हैं जब अपने नजरियात, अपने रहनुमाओं और अपनी तारीख को फरामोश नहीं करती, और जब वो अपने मोहसिनों के अफकार को सिर्फ किताबों तक महदूद रखने के बजाय जिंदा मुआशरों का हिस्सा बना दी जाती हैं, तो वो कौमें मिटती नहीं है बल्कि जिंदा व जावेद हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही एक इनकलाबी कदम उठाया है ह्यूस्टन अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, जहां दी जना लाइब्रेरी के नाम से एक ऐसा इल्मी और फिक्री मरकज़ कायम किया गया है जो सिर्फ किताबों का ही मजमुआ नहीं है, बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात, बसीरत और कौमी किरदार का अमली मज़हर है। मगर हर ख्वाब को ताबीर देने वाले कुछ अहम किरदार हुआ करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कायद आज़म फाउंडेशन के सरपरस्त आला एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, और कायद आज़म फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरा ख्याल आज आसिफ साहब से आगाज़ कर लें। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। कायद आज़म फाउंडेशन के क़याम का ख्याल आपको किस तरह से आया, और जो आपका सफ़र था, ये ज़रा इसके बारे में कुछ बताइएगा हमारी। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा ताल्लुक एक मेडिकल फैमिली से है। कायद आज़म के मुलालिज कर्नल आइबश हमारा खून का रिश्ता है उनके साथ, तो हमें बचपन से ही कायद आज़म के बारे में बताया गया, क्या उनकी बीमारी थी, कैसे इलाज हुआ, फिर उन्होंने मादरे मिलत का इलाज किया। तो हमें कायद आज़म के बारे में बचपन से ही उनसे डॉक्टर होने की हैसियत से लिंक था। और कायद आज़म की शख्सियत ऐसी बड़ी शख्सियत थी जिसके बारे में हर पहलू में आप देखें तो एक बड़ी नुमायाँ पर्सनैलिटी नज़र आती है। मैं जब रिटायर हुआ हूँ मार्च में, तो मैं सोच रहा था कि 55 साल मेडिसिन करने के बाद मैं क्या करूँगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक जिन्ना साहब के बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में एक ऐसी लाइब्रेरी खोलें जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें हों। और अल्लाह का ये शुक्र है कि 22 फरवरी को ये इसका इफ्तिताह हुआ, जिसके लिए एयर कमोडोर चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए और ये काम शुरू हुआ है। और इसका सिंगल एजेंडा है टू प्रमोट लेगेसी ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जबरदस्त। तो आसिफ साहब, खालिद चिश्ती साहब का आपने जिक्र किया, हम जब भी उनसे बात करते हैं उनकी गुफ्तगू के अंदर हमेशा कायद आज़म से मोहब्बत जो है वो झलकती है, नुमाया नज़र आती है हमें।
आपने खालिद साहब को कैसे जो है वो तलाश कर लिया पाकिस्तान के अंदर, और फिर अब हम खालिद साहब से भी कुछ मजीद इस बारे में बात करेंगे, आप इस पर पहले कमेंट करें। पहले हमारे के 4-5 लोग हैं जो हम इकट्ठे हैं। हमारा एक सदर है ताहिर भट्टी साहब, हमारे CEO हैं तनवीर अहमद साहब, मैं चेयरमैन हूँ। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि मैं ये जानता हूँ कि पिछले 20 साल से एक एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब हैं जो दिन रात कायदे आज़म पे लेक्चर दे रहे हैं Yes. उनकी मोहब्बत में। तो हमने अपने सदर को इनकी तलाश में भेजा। अच्छा, वो आए, उन्होंने मिशन था तलाश पूरा किया। हाँ, वो लाहौर आए, तलाश की है इनको लेके, वो गए अपना जिना लाइब्रेरी और मेरे से इन्होंने रब्ता करा। मैंने इनके साथ 1 घंटा बात की, ये बताने के लिए हम जेन्युइनली कायदे आज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी ज़मानत के लिए हमें जब कायदे आज़म लाइब्रेरी, जो जिना की लाइब्रेरी है गवर्नर हाउस के सामने, जी, वहाँ उन्होंने कहा कि उनका जो कूलर है वो चल नहीं रहा। तो हमने फौरी उसको कूलर लगाने के लिए कूलर लगवाया। सही। इसलिए कि हम ये कहेंगे हम जेन्युइनली कायदे आज़म के लिए बेलौस खिदमत के बेलौस लिए ये खिदमत। करना चाहते हैं। जबरदस्त है, जबरदस्त। चिश्ती साहब को ये हमारी बात अच्छी लगी। फिर इनको हमने कहा कि आप हमारे पैटर्न चीफ बने सही। और उसको मनाने के लिए आप जितनी भी मेरी स्किल्स थी मैंने सारी यूज़ की जबरदस्त। और माशाल्लाह इन्होंने एक्सेप्ट की। और फिर उनको हमने दावत क्या दी बात है। और उन्होंने आके जो लेक्चर दिया है ना, हाउ टू बी अनफॉरगेटेबल, क्योंकि कायदे आज़म एक अनफॉरगेटेबल लीडर थे। नो डाउट। So true. उनका जो पैगाम था यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, आज तक 3 ही पैगाम दिए हैं। हमें तीनों में ही कर लें तो बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात है। यकीनन बिल्कुल हमें ठीक उनके है। पैगामात पर अमल दरामद भी करना चाहिए। अब हमने सारी दास्तान तो सुन ली कि कैसे ये प्लानिंग आपने की और मिशन पूरा, और खालिद साहब भी इस मिशन में शामिल हुए। खालिद साहब, आप एक एयरफोर्स के फाइटर पायलट भी थे और उसके बाद फिर ये कायद आज़म फाउंडेशन का हिस्सा बनना, ये फैसला लेना, ये कैसे मुमकिन हुआ और कैसे आपने फिर इस सफ़र का आगाज़ किया? वो मैम, आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं यही कह रहा था कि ये इंप्रेशन यही था कि फाइटर पायलट हैं, सिर्फ शूटिंग करते हैं, तो हम बड़ा पीसफुल काम भी करता हूँ मैं। एक तो ये बताना मकसद था, और ये मैं बहुत पहले का कर रहा हूँ, प्रोफेशन तो मेरा था ही था। तो 20 साल से मैं कायदे आज़म तस्वीरें इकट्ठी करता था। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई लार्ज रेजोल्यूशन की कुछ 650 तस्वीरें जबरदस्त। पहले से इकट्ठी हो चुकी थी। कोई 250 के करीब इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट हैं, जिसमें चर्चिल, नेल्सन मंडेला, ये लोगों ने कायदे आज़म के बारे में क्या कहा। तो ये मैं अपने पैशन में कर रहा था, और ये ट्रिब्यूट मैं डॉक्टर साहब को ये एक्नॉलेज सब आपके सामने करना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे उससे पहले काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, बाहर के लोगों ने, UK से भी, लेकिन मुझे उनमें कमर्शियल एंगल नज़र आया अच्छा, कि वो कायदे आज़म को अपनी वैल्यू ऐड करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, कायदे आज़म की वैल्यू ऐड करने, बेलौस, बिल्कुल। अपनी वैल्यू ऐड करने के लिए हम एक कारकुन की तरह कर रहे हैं। जब मैंने डॉक्टर साहब की फैमिली का भी देखा, और माशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल मौलाना मौदूदी की फैमिली इनसे कनेक्टेड है, कर्नल राय बख्श की एक फैमिली इनसे फैमिली में, तो देन आई रियलाइज़ कि ये बहुत जेन्युइन हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने इनको इतने रिसोर्सेज और इतने वहाँ पे वकार से नवाजा है अमेरिका में, कि इनको इस तरह की ज़रूरत नहीं है पॉपुलैरिटी के सेंस में या सेल्फ गेन के सेंस में। तो अब मैं 2 दफ़ा हो गया हूँ पिछले 6 महीने में। मैं अभी पिछले महीने भी वहीं था अमेरिका में, एक और लेक्चर हमने दिया था, और बड़ा एजाज़ था कि गांधी म्यूजियम ने मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया वहाँ पे। गांधी, तो ये यूनिक एक ऑनर था, फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तानी को वहाँ बुलाया, और वो भी एयर कमोडोर, ज़रा जेहन में रखिएगा ज़रा। तो एक फाइटर, वो मुझे नहीं पता था चंद महीने बाद जंग हो जाने, शायद वो ना बुलाते शायद वो ना बुलाते, लेकिन मैं उनको एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा। तो वो उस दिन से लेके वहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप की है, यूनिक है। डॉक्टर साहब ने अपनी जगह दी है, और हार्ट ऑफ द टाउन है। ये नहीं है कि कोई साइड पे ऐसी जगह, अपना एक इनकी पूरी बिल्डिंग है, उसको डेडिकेट किया इन्होंने। क्या बात तो ये कि जी जना लाइब्रेरी होगी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जो नई नस्ल वहाँ पे बड़ी हो रही है, उसको कामयाबी से माशाल्लाह कनेक्ट कर पा रहे हैं हम रेगुलरली। और हमारे जो साथी जो बताया डॉक्टर तनवीर साहब और ताहिर भट्टी साहब, वो अमेरिका में हैं। डॉक्टर साहब मोटिवेट कर रहे हैं कि आ जाएं, लेकिन अभी तक आए नहीं। खालिद साहब, आप जिस तरह से भी बात करें कि 650 तस्वीरें आपके पास कायदे आज़म की मौजूद हैं, नायाब जो तहरीरें हैं उनसे मुतालिक, जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने उनके मुतालिक कुछ कहा है, वो आपके पास कितनी बड़ी तादाद में है, किस तरह से आपने जमा की और किस तरह से उनको कंपाइल किया? उज़ैर, हम यही कर रहे हैं एक्चुअली। जब डॉक्टर साहब को मेरी कलेक्शन का पता लगा, हम्बल सी कंट्रीब्यूशन मैं पैरेलल कर रहा था, एयरफोर्स में रहते हुए मैं कर रहा था, और तुर्की से इंस्पायर हुआ था मैं, वहाँ कमाल था तुर्की जो इज़्ज़त देखी। तो जब डॉक्टर साहब को पता लगा, तो इन्होंने मुझे कहा कि एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाते हैं, यानी उसकी कंपाइलेशन करते हैं, उसके अंदर कायद-ए-आज़म की रेयर स्टोरीज़ होंगी, ऐसी नौजवान को जो फैसिनेट करें। देखिए, बच्चों को आप जितना मर्जी कायद-ए-आज़म का वैसे लेक्चर दें, वो हार्ट टचिंग तब बनता है जब कोई स्टोरी आप ऐड करें।
यानी एक शख्स है जो मरते दम तक आखिरी वक्त तक लॉन में बैठा हुआ है, पूछ रहा है कि सिगार का बिल लेकर आओ। और वो एडीसी कहते हैं कि सर सिगार के बिल तो अदा हो चुके हैं क्योंकि आपकी तबीयत भी बड़ी ख़राब थी और आप गवर्नर जनरल हैं तो आपकी इंटाइटलमेंट है। सारे बिल मंगवाए, अपनी चेक बुक से बिल अदा किए सिगार के, और अंग्रेज़ी में कहते हैं सिगार पीना बुरी आदत है और कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। क्या बात। अब ये लीडर हमारा ही था ना 78 साल पहले। मैं किसी वलियों की बात नहीं कर रहा, किसी पैगंबरों की नाउजुबिल्लाह बात नहीं कर रहा, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो हमारे दरमियान था। तो हमने वो मिशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर, और बहुत ही खूब मिशन है। और यकीनन आज सब कायदे आज़म के फ़लसफ़े को ज़िंदा रखने के लिए यही ज़रूरत क्यों पेश आई कि लाइब्रेरी बनाई जाए। ये कलेक्शन, ये मवाद आपने कहाँ से इकट्ठा किया और इसके पीछे क्या आपने? इसका सिंपल सा जवाब जो है कि आप हैं सुनो पाकिस्तान, हम हैं सुनो जिना। वाह 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 क्या बात है। वाह तो आपको आना स्लोगन चाहिए के कि साथ। आप जिना को सुनने के लिए तशरीफ लाएं, वाह, ज़बरदस्त। जिना के बारे में। और ये हमारा पैगाम है, पाकिस्तान है, अमन का पैगाम है, जिना का पैगाम है, ताकि हमारी जो जवान नस्ल है यहाँ भी और बाहर बाहर भी, भी। दुनिया के हर मुल्क में, कि हमारा कितना अजीम लीडर था। मैंने चिश्ती साहब से कई दफ़ा कहा है कि दुनिया में अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहते हैं, जी। पीटर दी ग्रेट कहते हैं, Yes. कायदे आज़म को भी हमें कायदे आज़म दी ग्रेट के दी तौर पे ग्रेट। पेश करना चाहिए। मैं दावत देता हूँ बेशक। कि सुनो पाकिस्तान का नाम सुनो जिना के साथ जुड़ना चाहिए, कि जरूर। पाकिस्तान जिना ने बनाया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आपका अमल करें ना करें। हमने या जी- ये invitation जिस हद तक आपका पासपोर्ट अभी रेडी नहीं है। मेरा पासपोर्ट रेडी है सर। पासपोर्ट रखें ना, रेडी है। जब मैं जाऊँ पासपोर्ट तो है तो फिर हमारे साथ चले। ओपन ऑफर। प्रोग्राम के बाद ही बस। सर बिल्कुल, हमारी तरफ से भी अगर कोई छोटी सी भी कोशिश कोई अगर हम कर कोशिश, सके, yes। इतना सी काविश भी हो तो ये जरूर बहुत हम क्यों नहीं, हम तो ज़बरदस्त करेंगे इसको। मिशन है। खालिद साहब और आसिफ साहब, आप दोनों से मेरा ये सवाल है सर, आप इस पे बारी बारी कमेंट कीजिएगा। कायदे आज़म की एक तो उनकी जो बातें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और जो उनकी एफर्ट है वो तो बताई जाती है, लेकिन कायद के जो अफकार हैं, उनकी जो एक तरबियत है नौजवान नस्ल के लिए, उनके पैगाम के अंदर, उनके फ़लसफ़े के अंदर जो पन्हा है, वो नौजवान नस्ल को मुंतकिल करने के लिए आप लोगों ने क्या मॉडल अपनाया है, क्या तरीकाकार अपनाया? आसिफ साहब आप स्टार्ट करें। मैं ये समझता हूँ कि कायदे आज़म की जो लाइफ है जी। उसके लिए एक ऐप होनी चाहिए, अच्छा। जिसमें कायदे आज़म के बारे में सब कुछ होना चाहिए। आप उस ऐस को दबाएं, पूछें कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहाँ पैदा हुए थे, तो मोहम्मद जिन्ना अपनी ही शक्ल में, अपनी ही आवाज़ में हर उस बच्चे को, बड़े Good को, idea। दुनिया के हर कोने में ये बताएं कि मैं कौन हूँ, मेरा ख़ानदान कौन था, मैंने एजुकेशन कहाँ से ली, वाह वाह। मैंने कहाँ कहाँ से बैरिस्ट्री की, लॉ कहाँ किया, क्या क्या केस लड़े, पाकिस्तान की जद्दोजहद कैसे की, 1940 का जो रेजोल्यूशन वो क्या हुआ, जो 14 निकात थे वो क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे क्या बात हुई, और कब उन्होंने ये फैसला किया कि मैंने पाकिस्तान बनाना है, और कायदे आज़म को इलामा इकबाल ने क्या कहा, मोटिवेट Yes। कहा। ये भी बड़ा ये ज़रूरी सारी एक ही ऐप में आ जाएंगी, सारे सवालों का जवाब सिर्फ उसी Yes। में होगा। कोई जवान बच्चा चाहे सुनो पाकिस्तान चाहना चाहे तो आप भी सुन सकते हैं। Yes, जबरदस्त बहुत जी। और ज़बरदस्त। अच्छी बड़ा- खबर, यानी- अच्छी यानी जो खबर। मॉडल इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, वही उसी मॉडल की बात की है कि ऐप जो है वो ऐप होनी चाहिए। और ज़बरदस्त। अच्छी खबर ये है कि ऑलमोस्ट फाइनल है, हो फाइनल, चुकी अच्छा, है। ओके, जी ओके, हाँ, मैं यही पूछना ऑलरेडी चाह रही थी आउटसोर्स कि अब इस पर भी अमल दरामद एग्जैक्टली शुरू हो चुके हम इस पे हैं। काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। आजकल उसके हम जरा जिसको कहते हैं नोक पलक आखिरी स्टेज सवार रहे हैं उसकी। लेकिन हो रही है, वो इंटरनेशनली अवेलेबल होगी। लाइब्रेरी में भी हम कोई सिक बना रहे हैं जिसके अंदर टच होगा कि आप एंटर हुए तो Technology, कायदे आज़म का, जी जी सही, एग्जैक्टली, सही। ऑडियो और के कायद साथ की कायद की आवाज़ में हम वाह, AI के जबरदस्त, थ्रू सही। करवा रहे हैं। क्या बात है। वाह, ये हमारी बहुत- तरफ से तो हो गई है, अब इनकी जब तक मोर नहीं लगेगी बाहर नहीं आ सकती। आपको चाहिए कि इनको कन्विंस हम करें कि convince- जल्दी जल्दी से मोर लगाएं, उनका जो ताकि जज्बा है ना वो ऑलरेडी बहुत convinced है। डॉक्टर साहब, जिना लाइब्रेरी के हवाले से हमें बताइएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मवाद, और आपने content। अपने पास से जो लैंड है वो दी लोग मतलब मुश्किल होता है कि किसी दूसरी, आपने अमेरिका में और बड़ी मेन जगह, प्राइम जगह, जहाँ पर खालिद साहब भी बता रहे हैं कि आपने जगह वक्फ की है, तो उसके बारे में हमें बताइएगा। उसके अंदर मैंने क्या इन है? सब से यही कहा था कि जिना जिस लेवल के उनकी पहनने का अंदाज, उनके रहने का, उनकी जो इतनी बहुत ज़्यादा रियल स्टेट के मालिक थे, उनके शान शान ऐसी जगह होना चाहिए। तो ह्यूस्टन में गैलरिया में सबसे जो महंगी रियल स्टेट है, उसमें हमने कहा कि वहीं होगी, वरना हमें करने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त। और उसकी हर दीवार पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हिस्ट्री है वो पे बंद है। उसकी हर कुर्सी जो है उसके सामने और पीछे कायदे आज़म की फ़ोटो है, जो कि पाकिस्तान से बनी है। हमने कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं ली
जिससे पाकिस्तान से जुड़ी ना हो, और उसका टेबल पे बैठे हैं तो टेबल पे ऊपर भी उनकी फ़ोटो हैं। और हर जो लाइब्रेरी में जो किताब है उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, और डिजिटलाइज लाइब्रेरी होगी ताकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और बेशतर ऐसी किताबें हैं जो कि कायद-ए-आज़म की हैंड राइटिंग में है। जबरदस्त। एक ऐसी किताब हमें मिली है जो कि आम हालात में तो 100 रुपए में मिल जाती है, लेकिन हमें 10,000 में ली है। लेकिन वो किताब लेने के बाद हमें ये समझ लगा कि इस किताब को रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। करा के साफ करा के अब वो लेके गए हैं। तो हमारे पास बहुत सी रेयर किताबें हैं, और एक हमारे पास 1948 की टाइम्स की एक है जिसमें कायद-ए-आज़म की फ़ोटो है, बड़ी नायाब, वो भी हमने डिस्प्ले की हुई है, और उसको शीशे में रखा है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है आम $5,000 की है अगर कोई लेने चाहे। तो इस किस्म की कलेक्शन हमने की है, इसलिए कि हम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जिसने हमें पाकिस्तान दिया है। हमारी पहचान पाकिस्तान है। आपकी मोहब्बत नजर भी आ रही है, और जिस तरह से एफर्ट्स आप कर रहे हैं, और इतनी रेयर चीजें जो कि हम मतलब आपकी सोच में देख के हैरान हूँ, थोड़ा सा समझ के कि जिस तरह से कायद की पर्सनालिटी बड़ी क्रिस्मेटिक, और क्या उनका शानदार शाना लाइफस्टाइल। तो आपने कहा उन्हीं के मयार के मुताबिक हमने जगह सेलेक्ट की है कि कायद के लिए अगर हो तो फिर इससे कम जगह नहीं होनी चाहिए। तो आप भी शामिल हो ना, सुनो पाकिस्तान, सुनो जिना करें आप। सर हमारे शाना बशाना है, हम हाथ कंगन को आरसी किया है, आप भी आइए, मिले हमसे, जुड़े हमसे। हमारा ये काम जो है ना पाकिस्तान से जुड़ने का है। बहुत बहुत अच्छा। हमारी मदरलैंड जो है ना वो पाकिस्तान है, और हमारी अडॉप्टेड लैंड जो है ना अमेरिका है, लेकिन हमारा रिश्ता हमारी मदरलैंड से कभी नहीं गया, और सबसे रिश्ता मेरा कायद-ए-आज़म का है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो आसिफ साहब, खालिद साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से सर बता भी रहे हैं कि इतनी कलेक्शन की और बड़ी रेयर कलेक्शन है, इसमें एफर्ट्स कितनी लगी और कितने अहम इदारे, अहम शख्सियात हैं जिनकी मदद भी ली गई हो इस कलेक्शन के लिए। बाम ये देखिए वैसे नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहब ने मुझे टास्क किया कि किताबें, ज़ाहिर लाइब्रेरी की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, किताबें होनी चाहिए। और जब मैं कुछ लाइब्रेरी फॉर्मली गया तो किसी के पास 20 किताबें हैं, किसी के पास 40 हैं, 25 हैं, किसी के पास 10 हैं। तो करते करते फिर मैंने इमेजिन करें यहाँ जितने बुक सेलर्स बड़े बड़े थे उनको लोगों को इंगेज किया और उनको इंसेंटिव दिया मैंने, उन नौजवानों को। मैंने कहा उर्दू बाज़ार जाओ, शालमी जाओ, जहाँ जाओगे, अगर ये जितनी रेयर किताब लाओगे, इतवार को नारकली जाओ, जहाँ भी, एग्जैक्टली थड़े से लो, जहाँ से मर्जी लाओ। अगर मुझे आपने कायद-ए-आज़म की रेयर, जितनी रेयर लाओगे उतना इनाम मिलेगा। अब इनकी एक किस्म का ट्रस्ट था मेरे पे, एक सपोर्ट थी कि उन्होंने कहा जी जो मर्जी कर ले। एक सबसे बड़ी डॉक्टर साहब की ये कमाल है कि ये कोई हेजिटेट नहीं करते। अगर कायद-ए-आज़म का नाम आ जाए, जैसे मैंने कहा कि गैलरिया सबसे प्राइम है, ये लाहौर में रहने वाले बच्चों के लिए ऐसे ही है जैसे लिबर्टी के राउंड अबाउट में आप कर दें, समथिंग लाइक दैट। मतलब इतनी प्राइम जगह पे कोई करना जो कमर्शियली बड़ी इनके लिए वायबल भी हो सकती है जी। और लेकिन जहाँ पे कायद-ए-आज़म का नाम आ जाता है, अनचेक्ड इनकी तरफ से सपोर्ट होती है। हमने एक और चीज़ बताते चले कि वहाँ गांधी म्यूजियम में एक गांधी का मुजस्मा लगा हुआ है। अच्छा, तो मैं जब विजिट पे गया तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि जी गांधी का म्यूजियम लगा, मुजस्मा लगा हुआ है और वो म्यूजियम के अंदर है। अब अच्छी खबर इनको ट्रिब्यूट किया जाता है तो कर्टसी इनकी, और ज़ाहिर बनवाया हमने यहाँ पे है, पाकिस्तान से बनवाया। वो क्योंकि अकेला रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ तो सारे पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ मेरे पास होती हैं। ये 3 लोग वहाँ रहते हैं। तो आपको बताते हुए और आपके व्यूअर्स बताते खुशी हो रही है कि स्टैचू कायद-ए-आज़म का बन चुका है और यहाँ से शिप होके अमेरिका पहुँच चुका है। अब सिटी गवर्नमेंट से डॉक्टर साहब आखिरी स्टेज पे नेगोशिएशन कर रहे हैं कि अंदर नहीं कहीं लगाना, हमने मेन किसी स्ट्रीट पे जैसे राउंड अबाउट में कायद-ए-आज़म का प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेस पे इंशाल्लाह। बेहतरीन काम, वो भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने भेजा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सुनो पाकिस्तान में जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई रेयर किताब है तो आपको दें, हम आपके नाम से उसको जिना लाइब्रेरी ह्यूस्टन में रखेंगे। और आपको अगर बहुत ज़्यादा रेयर किताब दी है तो हम आपको अमेरिका आने की दावत भी दें। नहीं जी, ये डॉक्टर साहब का पैगाम भी है जो है वो आगे आपके पास, और वाकई आप भी ताउन कर सकते हैं। आपके पास भी अगर इस तरह की कोई तहरीर है, कोई तस्वीर है, कोई किताबें मौजूद हैं तो आप इनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। आप सुने, हाँ, हम तो मतलब जुड़ ही गए हैं। सुनो पाकिस्तान हमारा प्लेटफॉर्म भी, और हम भी डॉक्टर साहब के साथ, खालिद साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और यही पैगाम है कि अगर हम
बानी के बताए उसूलों पर अमल कर लें और यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, अगर आप Yes, इंडिविजुअल हैं, individual। इंफरादी सतह पर या फिर आप सतह पर कौमी सतह पर, आप अगर इस उसूल को अपना लें तो आपके लिए बिल्कुल कामयाबी ही कामयाबी। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा दौर में ईयरबड्स और हेडफोन सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि फैशन और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे सफ़र हो, वर्कआउट हो या फिर पढ़ाई, नौजवान तबका हर वक्त कानों में हैंड फ्री या ईयरबड्स लगाए नजर आता है। चाहे कुछ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मगर माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये सहूलत एक खामोश खतरा भी है। कान के अंदर मौजूद तकरीबन 15,000 नाजुक खलियात यानी हेयर सेल्स बहुत ज़्यादा शोर या ऊंची आवाज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब नौजवान ऊंची आवाज में हेडफोन्स के इस्तेमाल की वजह से कुव्वत समात खोने के खतरात से दो चार हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम फैशन और सहूलत की खातिर अपनी सुनने की सलाहियत को दांव पर लगा रहे हैं? इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज में डॉक्टर बिनिश खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम जिक्र भी करें कि एयरबड्स या एयरफोन्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और समटाइम्स हम सुन भी नहीं रहे होते हैं लेकिन कानों में लगे होते हैं, तो उसके क्या खतरात हैं और मुस्तकिल सुनते रहना कानों के पर्दों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? मुस्तकिल सुनने रहने से कानों के पर्दों को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो इंटरनल हेयर सेल्स होते हैं हमारे, वो बहुत डेलिकेट होते हैं। अगर उनका एक बार डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से उसको नहीं रिवर्स किया जा सकता। कानों का जो पर्दा होता है ना, वो हील हो जाता है, लेकिन इनसाइड ऑडिटरी नर्व जब एक बार डैमेज हो जाए तो वो फिर ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए फिर हेयरिंग डिवाइसेस होते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं, जिनके सहारे से हम उनको ठीक करते हैं। फिर तो ये परमानेंट डैमेज होता है एयरफोन से, हेडफोन से, क्योंकि हम जो है ना आगे अपने न्यू ईयरबड्स तो ख़रीद लेते हैं लेकिन नए कान नहीं खरीदे जा सकते। तो ये चीज़ जो है ना लोगों में बिल्कुल इस बात की वो अवेयरनेस नहीं है कि वो ईयरबड्स लगा के रात को लगाते लगाते सो जाते हैं, उसके साथ उसका ख्याल नहीं रखते कि ये इनसाइड जो है नर्व्स को भी डैमेज कर देता है। रेडिएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो कि इनसाइड ब्रेन तक चली जाती हैं और ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां इससे हो जाती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, अब एडल्ट्स में भूल जाता है बंदा इस चीज़ से, वो कॉग्निटिव यानी ये दिमाग और आसाब को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये ब्रेन को, क्योंकि हम कान से नहीं सुनते, लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि कान से हम सुन रहे हैं तो चलो जी कान जो है ना हम उसको सेफ रखना चाहिए, लेकिन कान से नहीं सुनते, हम ब्रेन से सुनते हैं बेसिकली। क्योंकि ब्रेन अगर आपका काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से तो वो फिर कान भी आपके ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले ब्रेन हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड की प्रोसेसिंग ही ब्रेन के थ्रू होती है, सारे नर्व्स ब्रेन के साथ लिंक्ड होते हैं कान के। तो जब कान डैमेज होगा ऑब्वियसली ब्रेन भी इनसाइड डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा तो वो आपको फॉर द लाइफ टाइम के लिए ब्रेन की जो बीमारियां हैं डिफरेंट वो आ जाती हैं, उसको फिर ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है सिनेरियो। अच्छा फिनिश, हम देखते हैं कि अब तो टेक्नोलॉजी अगर देखें तो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं। पहले वो दूसरे एयरबड्स थे, अब ये हो गया कि रबड़ वाले भी आना शुरू हो गए कि आप इजी होके सुने, आपके लिए सहूलतें इतनी आती जा रही हैं, लेकिन वो नुकसान कितना पहुंचा रही है? सब की सब इक्वली उतनी ही डैमेज कर रही हैं आपकी समाज को? जी बिल्कुल, वो भी डैमेज करती है। वो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, लोग साफ़ नहीं रखते हैं, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कान में फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फिर होता है सिनेरियो। तो उसके लिए आपको कान ईयरबड्स को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो 60 डेसिबल्स तक आप ना जाएं, क्योंकि 60% जो हमारा है ना उस सिनेरियो को लेके 60 मिनट तक आप उससे ज़्यादा ना एक्सीड करें, 60 मिनट तक यूज़ करें, 60% से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें उससे। तो ये अगर इसको हम लेके चलेंगे तो कान फिर महफूज हमारे हो सकते हैं। ओवर द एयर एयरफोन्स होते हैं, एयरबड्स की जगह अगर आप ओवर द एयर एयरफोन्स को यूज़ करें तो वो इनसाइड जो नॉइज़ होती है, नॉइज़ कैंसिलेशन एयरफोन्स होते हैं, तो वो नॉइज़ को कैंसिल कर देता है। अच्छा डॉक्टर बिनिश, हमसे अगर कोई एयरपोर्ट मांग लेना तो हमें बड़ी परेशानी होती है कि पता नहीं उसके कान साफ हैं भी या नहीं है। तो अगर इस तरह से लोग जो बड़े फ्रीली एक्सचेंज कर रहे होते हैं आपस में, उनको फिर क्या मसाइल हो सकते हैं कानों के, क्या बीमारियां हो सकती हैं? IFB किस तरह से लगाई? ये मैंने ये देखेंगे साफ करके लगाई है मैं। सही।
जी, वो आप हाइजीनिक देखें कि अगला बंदा हाइजीन का भी ख्याल रख रहा है कि नहीं। अगर वो साफ सुथरा है, क्योंकि हम देखने से ही पता लग जाता है कि बंदा कितना साफ है ना। तो अगर आपको लगे कि वो फिर एयरफोन्स को आप चेक करें ना, ऐसे नहीं कि ले के इसको कान में लगा दिया, आप देखें कि वो साफ है कि नहीं, उसमें वैक्स फंसी हुई है कि नहीं, क्योंकि वैक्स से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वो फिर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, सफाई का ख्याल। और इससे कोई इन्फेक्शन भी यानी कि फैल सकता है अगर जी बिल्कुल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हो जाते हैं कान में। वो और जो हमारे कान होते हैं ना, उसमें लाइक डेलिकेट हेयर सेल्स होते हैं ना, तो वो डेलिकेट हेयर सेल्स जब एक एक करके श्रिंक होना स्टार्ट होते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन से ही श्रिंक होते हैं। तो इससे जो है कान का पर्दा भी डैमेज हो जाता है, इनसाइड भी डैमेज हो जाता है, ब्रेन तक बात पहुंच जाती है। तो वहाँ तक ना पहुंचाएं आप, उससे पहले ही तो डॉक्टर बिनिश हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से दांतों के लिए स्केलिंग है, रेकमेंड होती है कि आप 6 माह बाद लाजमी करवाएं, डेंटिस्ट कहते हैं। कानों की सफाई भी आप लोग सजेस्ट करते हैं कि लाजमी करवानी चाहिए जी बिल्कुल, कुछ अरसे के बाद होती है कानों की सफाई। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स कानों की सफाई सजेशन हम देते हैं पेशेंट्स को। जैसे हमारी आइज़ की चेकअप होता है, डेंटल चेकअप होता है, इसी तरह कानों का भी चेकअप होता है, उसके भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स करवाने चाहिए। और बच्चों में तो ख़ास तौर पर ये होना चाहिए, क्योंकि आजकल जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कंजेनिटल हेयरिंग लॉस हो जाता है, क्योंकि जेनेटिकली जो डीएनएज़ की आजकल वो म्यूटेशंस चल रही हैं, साइंटिफिकली भी वो उसको रिसर्च कर रहे हैं कि अगर बच्चा डेफ पैदा होता है, उसके पैदाइशी ही नर्व्स डैमेज होते हैं, तो उसको किस तरह से रिवर्स किया जाए। तो वो जेनेटिक म्यूटेशंस और TOF का जो रिसर्च है वो अब चल रही है। तो उसके लिए भी अब जो है ना पाकिस्तान में भी होपफुली जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बट ये कि पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा सुन नहीं रहा तो आप फ़ौरन उसको चेकअप करवाएं। ये ना छोड़े कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ना ही कोई हकीम के पास जाके उसको कतरे। बिनिश खुद भी हकीम बने होते हैं ना, कोई जिसके पास पेन है वो कान में पेन मार रहा है, कोई खातून है उसके पास पेन है वो पेन मार रही है, कोई अगर आप देख लें कोई माचिस की तीली है तो वो जनाब उससे लगा। हाँ आप डॉक्टर बिनिश को पता होगा बहुत सारे केसेस आते हैं। नहीं, मैंने अपने कानों के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं किया और ना मैंने किसी को करने दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारा लोग यूज करते हैं। ये इनके लिए भी पैगाम दे दें कि क्या खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, चाबियां भी मारते हैं लोग। ये ले ले। मैंने जहाँ छोड़ा था बिनिश ने उससे नेक्स्ट लेवल पे बात की है। मुझे लगता है मैं दुनिया में बहुत पीछे रह गई हूँ, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई। आपके कानों के आगे बाल रहते हैं ना हर वक्त आपको। जी बिल्कुल, चाबियां मारते हैं, कान में पिंस मारते हैं। उससे जो है इनसाइड कान का पर्दा डैमेज हो जाता है, कान से प्रॉपर डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। और वो डिस्चार्ज जो है इनसाइड जो है नर्व्स तक चला जाता है, और नर्व से जब अंदर जाते तो वो ब्रेन तक चला जाता है। क्योंकि कान की जो हड्डियां होती हैं ना, उसके अंदर अगर डिस्चार्ज उसमें अगर आ जाए तो वो कान की हड्डियों का लिंक भी इनसाइड ब्रेन की तरफ गया होता है। तो वो ब्रेन के जो है ना पोर्शंस को भी ख़राब करते हैं। कान में वो ट्यूमर्स भी बन जाते हैं, उससे कैंसर भी हो जाता है। पिन से तो चाबियों से तो बहुत सारे पेशेंट्स का कैंसर हुआ है कान का ना। तो ये चीज़ें काफ़ी लाइक एहतियात करनी चाहिए। वरना कैंसर की तरफ भी लेके जा की तरफ भी सकते हैं। लेकर जा कैंसर सकते के हैं। बहुत पेशेंट्स होते हैं जो कान में चाबियां मारते हैं, इस वजह से उनके होते हैं। सही, तो ये सारी सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया बिनिश आपके वक्त का। Thank you. और यकीनन जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं, अगर आप सुनते रहना चाहते हैं तो अपने कानों की हिफाजत करें। कानों में तीलियां, चाबियां, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ये बता रहे हैं कि लोग करते हैं, ये नहीं करने चाहिए। और एक फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, मतलब जितनी आपकी कानों को बर्दाश्त है उतनी आप सुन सकें। एयरबड्स का कम इस्तेमाल करें और हेडलाइंस आप मुलाहिजा करें, बल्कि सुन भी लें आप उसे। और हम ब्रेक से फौरन वापस आते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं जी शोबिज़ इंडस्ट्री की, शोबिज़ की दुनिया जो कि हमेशा रंगीन खबरों, नई कहानियों और चटपटी गॉसिप से भरी रहती है। यहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि स्टार्स जो हैं उनके नए प्रोजेक्ट्स और कामयाबियाँ जो हैं वो गर्दिश में होती हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के भी बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे होते हैं। कहीं शादियाँ हो रही होती हैं, कहीं ब्रेकअप हो रहे होते हैं, और कहीं सोशल मीडिया पर कोई ना कोई तनाज़ा छिड़ा ही होता है। और हम देख रहे होते हैं कि ये तो कोई इंटरेस्टिंग खबर है या कोई फ़नी खबर है, या फिर हम देख रहे होते हैं कि ओ किसी की तलाक हो गई है, किसी का ताल्लुक जुड़ रहा है। तो ये सारी खबरें जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। और इन्हीं के पीछे जो कहानी है आज हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। और कौन से स्टार्स हैं जिनके नए प्रोजेक्ट्स हैं वो धूम मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, और किसकी जो पर्सनल लाइफ है वो हेडलाइंस की जीनत बनी हुई है। इस पर बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हारून, ड्रामा केस नंबर 9 एक बाहिम्मत खातून के इंसाफ के उसूल की कहानी है। इस ड्रामे ने तो आते ही नाजरीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कास्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है, स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है। आपके नज़दीक क्या वजह है? इसकी वजह जी एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, कास्ट बहुत खूबसूरत है। ये जब सारे एलिमेंट्स होते हैं और इसमें प्रोडक्शन वैल्यू का अगर आप तड़का लगा दें तो फिर एक अच्छा खूबसूरत ड्रामा बनता है जो जैसे ही लॉन्च होता है वो नाजरीन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शाहज़ेब खानज़ादा साहब एक बहुत जाने माने सहाफ़ी हैं, उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन वजाहत रऊफ़ साहब की। बड़े अरसे के बाद वो टेलीविज़न के लिए दोबारा एक ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर आप देखें कि स्टार्स कितने बड़े बड़े हैं। फैसल कुरैशी साहब हैं, सबा कमर हैं। सबा कमर की टीवी पे वापसी बड़े अरसे के बाद हमें देखने को मिलेगी। और फैसल के लिए आई एम रियली हैप्पी क्योंकि बड़े 2-3 ड्रामे अभी उनके पिछले दिनों में आए हैं, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें वाकई फैसल को अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिलेगा और एक संजीदा मौजू के ऊपर जिस तरह के फैसल जाने जाते हैं वो हमें इस ड्रामे में देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ड्रामा है, मौजू बहुत अछूता, और ऐसी चीज़ें हम कहानियाँ पहले भी देखते रहे, लेकिन बात यह है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह उससे नाजरीन को एजुकेट किया जा रहा है, वो बहुत खूबसूरत अंदाज है। कहानी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अगर आप किसी तरह अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। यकीनन कहानी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है कि हम रियलिटी भी दिखाते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं। और फैसल की बात की, यकीनन एक डिफरेंट टाइप की उनकी एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। और सबा कमर बड़ी बाहिम्मत और जिद्दोजहद करने वाली खातून जो है ना, उसका किरदार अदा कर रही है और पूरा इंसाफ कर रही है अभी तक हारून उसके साथ। जी बिल्कुल इसी तरह ही आमना शेख भी बड़े अरसे बाद नजर आएंगी इस ड्रामे में। अभी तक तो उनकी एंट्री नहीं हुई है, अभी तक जो किस्तें आई हैं 3। लेकिन बात अहम यह है कि ये जो बड़े एक्टर्स हैं, जैसे आपने फैसल की बात की या जैसे सबा की बात की, इनके पास ये पावर होती है जी कि वो ऐसे रोल्स सेलेक्ट करें या उनके लिए ऐसे रोल्स लिखे जाएं जो कि उनके किरदार, उनकी एज एन एक्टर भी, एज एन अदाकार, उनकी शख्सियत को जो है वो एक नया पहलू दें, लेकिन साथ ही साथ वो माशरे पे भी कोई असर छोड़ के जाए। तो बड़ी खुशी हो रही है कि एक सब्सटेंशियल ड्रामा जो है वो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की डिफरेंट चैनल्स की टेलीविजन स्क्रीन पे हम देखते रहते हैं तो नजर आने लगा है। पाकिस्तान को अब रियल एक्टिंग देखने को भी मिलेगी इसके साथ साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये भी कहिएगा, जैसे ज़्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में हम देख रहे हैं कि दुनिया की पहली AI अदाकारा की रूनुमाई कर दी गई है जिसने हॉलीवुड में जी तहलका भी मचा दिया। तो AI टेक्नोलॉजी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए मददगार साबित होंगी या फिर कोई खतरा बनकर सामने आ सकती है कि पता चले अब AI एक्टिंग कर रहा है? बिल्कुल जी, वो टिली नॉरवुड उनका नाम है। वो खातून जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं ज़्यूरिख के एक फिल्म फेस्टिवल में। उनका एक छोटा सा क्लिप जो है वो दिखाया गया है। अब वो जो है टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज जो हैं वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं। इसके जो तख्लीक़कार हैं, जो वैंडर वेल इस तरह करके उनका नाम है, उनके पीछे पड़ी हैं जी कि वो जो है वो इस एक्टर को साइन करना चाहती हैं। ये खातून है, ये टिली नॉरवुड जो हैं, और ये AI जनरेटेड एक इंसान है, और वो उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कोई अच्छे अच्छे किरदार करूँगी। वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। जिन लोगों को AI से ज़्यादा समझ नहीं है उनको बता दूं, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। वो एक कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब वो जो है ना वो 1,60,000 एक्टर्स की और तकनीकारों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने उसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अब हम जो हैं वो एक्टर्स की जगह ये AI जनरेटेड कैरेक्टर्स जो हैं उनको हायर कर लें। लेकिन उनको बहुत कीनली देखा जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त देख रही है कि किस किस्म का रेवोल्यूशन आने लगा मीडिया में। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पर उज़ैर, जो AI है वो बेसिकली ऑलरेडी जो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है उसी को इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो टिली नॉरवुड है उसके पास स्कारलेट जॉनसन, नैटली पोर्टमैन, इन बड़ी बड़ी अदाकाराओं के आपको उसके अंदर अक्स नजर आते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ से वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ उठा के उसको जब डेटा कलेक्ट करके मखलूबा तैयार किया जाता है।
तो फिर अदाकारों का जो इसके ऊपर परेशान होना या एहतजाज करना बनता है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं कि किस किस्म का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, किस तरह मुख्तलिफ तासरात को कैप्चर करते हैं, yes. अपने चेहरे का हाव भाव क्या है, वो अगर सारा AI उन अदाकारों का उठाकर एक मलगूबा बनाकर पेश कर देता है एक अलग कैरेक्टर की सूरत में, तो फिर ये थोड़ी सी परेशानी की बात है। आपने देखा है कि सिंगर्स की अगर आप आज भी देखें AI में आप लिख दीजिए या चैट GPT में और आप लिखें कि जी मुझे आतिफ असलम की आवाज़ में नूरजहां का गाना सुनना है, तो वो आपको जनरेट कर देगा। या मेहदी हसन साहब की आवाज़ में सुनना है कोई भी गाना, तो वो आपको मेहदी हसन साहब की आवाज़ में सुनवा देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक ऐसे लेवल पर जा रही हैं जहाँ पे अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस आ जानी चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहाँ पे जो हैं वो स्टैंड करते हैं, बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ये कहाँ पे स्टैंड करता है। बिल्कुल सही। हारून, अब एक और ड्रामे की बात कर लेते हैं। तो ड्रामा जमा तकसीम अब एक हम देखने बड़े नाजुक मोड़ की जाने बढ़ रहा है। नाजरीन की नज़रें भी इस पर जमी हुई हैं। क्या लैला और कैस की कहानी मोहब्बत की नई राहें खोलेगी या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई उलझने पैदा होने वाले हैं? बिल्कुल जी, देखें वो एक हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, एक ट्रेडिशनल फैमिली की कहानी है जहाँ पे जो ट्रेडिशंस हैं और एक मॉडर्न अप्रोच है या आजकल की जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, लाइफस्टाइल की, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं। ऑटोमेटिक मशीन तो की बात कर लें आप हारून। ऑटोमेटिक मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम सब ने अपने घरों में देखा है कि जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन हो या किचन के कोई अप्लाइंसेस हो, नए पुराने बर्तन हो, तो वो आपस में खड़कते ही हैं। हम सबके घरों में इस तरह होता है। उज़ैर, आप भी ये जानते ही होंगे, तो वो अक्सर पुराने बर्तन और नए बर्तन जो है ना वो आपस में टकरा जाते हैं। तो उसी टकराव की कहानी है जमा तकसीम, और बिल्कुल बहुत खूबसूरत सरवत नज़ीर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट अब एक अच्छे मोड़ पे आ गया है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सीरियस हो रही हैं। तो लैला अब देखते हैं कि वो किस तरह इन चीज़ों को संभाल पाती है, क्योंकि जो स्केलेटन्स हैं ना उस फैमिली के, वो अब निकल के बाहर आ रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ पे एक बच्ची है जो कि एक सर्टेन सिचुएशन में है और वो हरास हो रही है, और अब लैला जो है वो उस मामले में इन्वॉल्व होती जा रही है। तो देखते हैं कि कैस अब उसके साथ खड़ा रहेगा या अपनी फैमिली के साथ खड़ा होना पसंद करेगा। तो किरदार खुलना शुरू हो गया। अच्छा, जमा तकसीम का ये OST बहुत मकबूलियत समेट रहा है और नाजरीन खूब दाद भी दे रहे हैं, दिल भी जीत रहा है ये OST। तो इस OST की मकबूलियत की वजह क्या है? इस OST की मकबूलियत की वजह जी यही है कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है स्क्रीन के ऊपर, और वो ज़ाहिर आपको OST का पता है कि OST वीडियो और म्यूज़िक का एक बहुत खूबसूरत इम्तिजाज होता है और एक दूसरे के बगैर जो है वो जो है एक नामुकम्मल होता है। तो बहुत मावरा और तलहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत वो एक रोमांस जो है, जो हम सब जब एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं तो उस रोमांटिक आइडियल के साथ शुरू करते हैं, तो वो नाजरीन को मेरे ख्याल में जाके उन्होंने हिट किया है, म्यूज़िक ने भी और ड्रामे की कास्ट ने भी। तो बहुत खूबसूरत OST और बड़ा मकबूल हो रहा है, बड़े व्यूज़ आ गए हैं जी। अब आप देखें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है OSTs जो हैं, चाहे वो हमारी परवरिश ड्रामा भी आपने देखा या उससे पहले कभी मैं कभी तुम, तो जो ड्रामे का OST है, और अब एक ड्रामे में 3-3, 4-4 आपको म्यूज़िक के ट्रैक्स नज़र आते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से प्ले होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रामे की कामयाबी में और उसके मूड को सेट करने में। मधुर सुरों का बहुत खूबसूरत सा ये गीत था, तो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, सिंगर को भी सुर तो बड़े मौका मिलता है। हाँ, सुर तो बड़े अच्छे हैं। कुछ और जायके की भी बात कर लेते हैं। बिरयानी खाने वाली नहीं, लेकिन ये ड्रामे की बात हो रही है अरुण। तो ये कहानी भी बड़े एक दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। नाजरीन ये सोच रहे हैं, बैठ के अंदाजे लगा रहे हैं कि मजीद अब तड़का लगेगा या कोई नया मसाला इसमें ऐड करना है। आप इस ड्रामे का नया मोड़ क्या देख रहे हैं? बिल्कुल जी, वो कहानी वो इस तरह है कि बिरयानी की इस देख के ऊपर से ढक्कन उठा लिया गया है, तो अब जो है वो सरप्राइज जो है वो आउट है। खुशबू जो है वो फैल रही है, खुशबू कहिए या वो टेंशन कहिए, क्योंकि वो शादी का राज जो है वो खुल चुका है। अच्छा, ये बिरयानी के मज़े की बात ये कि ज़फ़र मिराज साहब का लिखा हुआ ड्रामा है, और इससे पहले ज़फ़र मिराज के हमने बहुत से ड्रामे देखे, लेकिन एक ड्रामा इनका काबली पलाव भी था। मुझे लग रहा है ज़फ़र मिराज साहब का जो है ना कुछ खास इंटरेस्ट है चावल की जो पकाने की मुख्तलिफ तरकीबें हैं ना उनके साथ। तो काबली पलाव से लेके बिरयानी तक जो है वो उन्होंने कवर कर लिया। अब हो सकता है अगला जो है वो कोई चने वाले चावल आपको या आगे सर्दियों में हो सकता है मटर वाले या फिर वो कोई इस तरह की चीजें वो आ रही हैं।
अरुण, आपको इस गाजर ड्रामे का हलवा। में बिरयानी के अंदर जो आलू का किरदार होता है कराची में वो नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको वो आलू का किरदार कौन नजर आ रहा है? वो आलू का किरदार बिल्कुल जी सरवत गिलानी का है मेरे ख्याल में, जिसके ऊपर सवाल ये है कि वो होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरवत गिलानी जो है वो बिल्कुल वैलिड है और कुछ लोगों का ख्याल है कि सरवत गिलानी को नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में इस बिरयानी में रिलेट कर सरवत लेते हैं आप गिलानी जो है, जी वो उन दोनों जो है वो उनकी मोहब्बत के बीच में आ गई हैं। ज़ाहिर है एक बीवी थी जो कि गांव में रखी हुई थी और अब वो खुल के सामने आ गई है और वो निसा को भी पता चल गया है कि मीरा जो है वो पहले से शादीशुदा है। तो ये जो है ये सरवत गिलानी का किरदार जो है गुल का, वो जब आया है और बड़ी खूबसूरती से उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। अगर आपने देखा हो लास्ट एपिसोड तो अरुण, तीखी और मसालेदार लग रही है बिरयानी तो। मसाले टीजर के मुताबिक। टीजर के मुताबिक यस। मसालेदार भी है। और फिर मुझे जो एक्चुअली एक ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है कि कुछ जो नए एक्टर्स आए हैं जिनको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि उनका करियर किस तरह चलता है। और हम जब फैसल की बात करते हैं, नुमान एजाज साहब की बात करते हैं या जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो फिर जो नई पौध आ रही है उसमें से खुशहाल खान एक ऐसा एक्टर है जिसको आई एम वेरी वेरी कीनली वॉचिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि वो अगर एक लंबी रेस का घोड़ा जो होता है ना, कि वो इंशाल्लाह उसी तरह वो एक अच्छा खूबसूरत मैच्योर एक्टर बन के निकलेगा। तो इस ड्रामे में भी वो बहुत अच्छी जिस तरह से हमने एक टाइम पे वहाज अली की हमने बड़ी हाइप देखी, उसके बाद अब आजकल वो नजर नहीं आ रहे उस तरह से। वो आ रहे हैं ड्रामे में, आ रहे हैं वो जो जिनकी शादी उनकी शादी वो उस तरह नहीं। हाँ वो क्योंकि कॉमेडी ड्रामा है और उसका अरुण, अब कॉमेडी की आप बात कर रहे हैं तो फिर कॉमेडी के बेताज बादशाह को याद कर लेते हैं। टीवी और स्टेज की मारूफ शख्सियत उमर शरीफ साहब की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है, उस पर डिस्कशन भी करते हैं आपके साथ अरुण और आपके कमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारी टीम ने एक काविश की है, पहले वो देखते हैं और आप भी इसे एंजॉय करें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। फनी अदाकारी में अपनी मुनफरिद पहचान रखने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। फनी जिंदगी का आगाज 14 साल की उम्र में स्टेज ड्रामों से किया। उमर शरीफ ने 70 से ज्यादा ड्रामों में बैक वक्त मुसन्निफ, हिदायतकार और अदाकार अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया। उन्होंने पहली बार स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड करने का रिवाज डाला, जिसने उन्हें बर्रे सगीर समेत दुनिया भर में उर्दू और पंजाबी बोलने वालों का पसंदीदा कॉमेडियन बना दिया। स्टेज ड्रामों के साथ साथ उन्होंने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और चांद बाबू जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की। फिल्म मिस्टर 420 के लिए उन्हें 2 नेशनल और 4 निगार अवार्ड्स भी मिले, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाब स्टेज ड्रामों को उमर शरीफ के मद्दाह आज भी देखते और लुत्फ उठाते हैं। उन्हें तमगा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। उमर शरीफ आर्ज़े क़ल्ब समेत कई बीमारियों में मुब्तला थे। उन्हें इलाज के कर्ज से पाकिस्तान से बरास्ता जर्मनी अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था कि जर्मनी में आर्जी क़याम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो 2 अक्टूबर 2021 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें 6 अक्टूबर 2021 को कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। तो नाजरीन, ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही आला शख्सियत, बहुत ही आला कॉमेडियन जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। हारून, इस तरह की कॉमेडी हमें दोबारा देखने को नहीं मिल रही। वो जो शख्सियत थी, वो जिस तरह से उनका किरदार रहा है, इतना सॉलिड उनका रोल रहा है कि आज मतलब तक जुमला बाद में आता था, एक्सप्रेशन से ही जो है ना वो ऑडियंस हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी। जी बिल्कुल। और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी काविश आपकी टीम की कि ये जो पैकेज हमने देखा उसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह याद करें बकरा किस्तों पे, बुढ़ा घर पे है, ये वो कैसेट्स आया करती थी, VCR में हम लगा कर देखते थे और पूरी फैमिली बैठ के साथ देख के एंजॉय करती थी। और ये जो स्टैंड अप कॉमेडी आजकल हम बड़ा सुनते हैं जी, स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए हैं, तो ये जो रिवायत है ये तो बड़े अरसे से हमारे यहाँ तो बहुत मजबूत रही है। मोइन अख्तर साहब का नाम आपके जहन में आता है, उमर शरीफ साहब ऑफ कोर्स, आज अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, आज उनकी बरसी भी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इसकी दाग बेल डाली है पूरे बड़े सगीर की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बड़े सगीर में जो ये एक जॉनरा है स्टैंड अप कॉमेडी का, ये वो लोग हैं जो कि पायनियर्स हैं इसके। तो और क्या मकबूलियत का आलम था। मुझे याद है कि मतलब ये जब हम छोटे छोटे थे तो इस कैसेट को देखने के लिए या टेलीविजन पे अगर उनकी कोई अपीयरेंस या कोई शो होता था तो हम लोग पहले से मुंतज़िर होते थे कि जी उमर शरीफ साहब की नई चीज़ या नया काम आने वाला है। तो क्या खूबसूरत इंसान थे जी। और जितने भी दोस्तों से भी बात होती है तो हमेशा बहुत ही जिनका उनके साथ रब्त रहा है, ताल्लुक़ रहा है या वक्त साथ गुजरा है, वो हमेशा इतने खूबसूरत अल्फाज में याद करते हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी मकबूलियत के बावजूद इंतहाई हम्बल इंसान, दोस्तों के दोस्त।
तो अल्लाह ताला अगेन उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं उमर शरीफ साहब के लिए। यकीनन हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का। और जैसे कि हारून ने भी कहा, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और यही दुआ के साथ जी इस वक्त हमें आई थिंक ब्रेक पर जाना है उधर, तो हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जी पेट की चर्बी की बात कर लेते हैं, जो कि आज के दौर का सबसे आम मसला है, मगर सबसे ज़्यादा और ज़िद्दी भी मसला है। जी तो बड़ा हुआ जो पेट है वो ना सिर्फ ज़ाहरी शख्सियत को मुतासर करता है, बल्कि ये दिल की बीमारियाँ, शुगर, टाइप 2 और यहाँ तक कि क़ब्ल अज़ वक्त मौत के ख़तरे को भी बढ़ा देता है। पेट पर जो जमी चर्बी होती है वो महज एक फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक हमारी बिगड़ती हुई सेहत का अलाम है, जो हमें ये बताता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम बहुत सारी बुनियादी गलतियाँ कर रहे हैं, जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए जादुई डाइट्स या फिर तेज़ तरीन तरीके तलाश करते हैं, मगर हकीकत यह है कि पेट की चर्बी को कम करना सिर्फ एक मुस्तकिल और मुतवाज़न लाइफस्टाइल के ज़रिए ही मुमकिन है। सवाल ये कि हम ज़िद्दी चर्बी से कैसे जान छुड़ा सकते हैं और कौन से तरीके वाकई कारगर हैं, इस पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सलमान फेरोज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। पेट की जो चर्बी है, पहले हम ज़रा वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये बढ़ने की वजह आखिर क्या है। क्या पेट की जो चर्बी है ये जेनेटिक भी हो सकती है? क्या मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से पेट के गिर्द चर्बी जमा शुरू होती है? असल में ये बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने से मामला आते हैं। आज से अगर 50 साल पीछे चले जाएं, या जब आप स्कूल लाइफ में थे तो बहुत कम बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो मोटे थे। पूरे स्कूल में एक आधा बच्चा ऐसा होता था जिसका वजन ज़्यादा था, और स्पेशली बच्चे देखने जाते थे कि फलां क्लास का बच्चा मोटा है। ऐसा ही है। आजकल हर घर के अंदर कोई ना कोई शख्स ओवरवेट है, या तो बहुत मोटा होगा, नहीं तो ओबीस के अंदर होगा, यानी कि नॉर्मल वेट से उसका ज़्यादा वेट होगा। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर 1 अरब से ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं। मोटापा सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को मुतासिर नहीं करता, वज़न ज़्यादा होना आपके 90% चांसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के बढ़ा देता है, अर्ली डेथ के रिस्क बढ़ा देता है। इसके अलावा 70% आपको हार्ट की से रेलिवेंट कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर वगैरह। इसलिए जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, पहले ज़मानों में 2 टाइम का खाना होता था। ये जब से गोरा कल्चर हमारी सोसाइटी के अंदर आया, हमने 3 टाइम का खाना, साथ इसमें स्नैक, फिर चाय के साथ भी कुछ लवाजमात होने चाहिए। जब हमने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर दी, इसकी वजह से हमारे मामला आए। उसके बाद जब ये आपका जंक फूड हो गया, हाइब्रिड फूड्स हो गए, ये जब सारों ने कलेक्टिवली आपको किया, और कोरोना के बाद से ये चीज़ मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि कोरोना के बाद से आपका लाइफस्टाइल इस तरह चेंज हो गया कि जॉब की रूटीन बदल गई, वर्क फ्रॉम होम आ गया, घर में रह के आपको काम करना पड़ा, उधर ही बैठे हैं, उधर ही खा रहे हैं, उसी बेड पे सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिसकी वजह से रात को सोने उठने की रूटीन डिस्टर्ब हुई। हमारे अंदर सेल्स की अल्लाह पाक ने घड़ी रखी होती है, वो घड़ी मुतासिर हुई, इसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेट होना स्टार्ट हो गया। अब ये डाइट प्लान फिर हमारे नाजरीन को बता दें कि किस तरह से प्लान किया जाए कि पेट की चर्बी को हम कम करें। अच्छा, सबसे पहले ये समझें कि जो वेट आपने पुट ऑन किया है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, रातों रात तो चढ़ा नहीं है, ना तो इसने रातों रात अब उतरना है। एक ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपको कंसिस्टेंटली एक रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, नेचुरल एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीकाकार ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अच्छा, रात का खाना मगरिब और इशा के दरमियान खा लें, इसके बाद आपने रात का खाना नहीं खाना। ठीक है। नाश्ता जो है कोशिश करें 9, 10, 12 बजे, 9 से 12 बजे के दरमियान नाश्ता कर लें। जब हम रात का खाना मगरिब इशा के दरमियान खा लेते हैं, इसके बाद हम भूखे रहते हैं, अगला खाना हम दिन को खाते हैं, तो इसमें होता ही है कि हमारे पास तकरीबन 14 से 16 घंटे की फास्टिंग विंडो मिल जाती है। और बगैर कुछ जोर लगाए हमारा नेचुरल वेट, जब आप सोए हुए हैं आपका वेट बर्न होना स्टार्ट हो गया, हार्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा कोशिश करें जब खाना खाना घर का खाना है, जो आप फ़र्ज़ करें रोटी 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, अपनी रोटी को कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं, आधा कर दें। 1 रोटी खाएं, घर के आटे की, मल्टीग्रेन आटे की खाएं, ज़्यादा बेहतर है। जब भी खाना खाएं 2 प्लेटों में खाएं। 1 प्लेट में आपका रेगुलर खाना होगा जो आप खाते हैं, 1 प्लेट में आपने सलाद खाना। ठीक है। सबसे पहले सलाद खाएं, उसके बाद खाना खाएं। अब जब आपने नाश्ता किया, अगला खाना आपने शाम को खाना, इस दरमियान में भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? भूख लगेगी तो या तो आप सलाद खा लें, या कोई फल खा लें, या कोई आप यखनी पी लें, इसके अलावा कुछ ना खाएं। इतना आसान डाइट चार्ट है, कोई भी घर बैठ के इसे फॉलो कर सकता है और नेचुरली वेट लॉस। और ये भी मसला नहीं है कि महंगा है, हम नहीं कर सकते, घर का खाना खाना। बस इसमें गलती ये होती है कि पेशेंट हफ्ता 10 दिन ये फॉलो करता है, उसके बाद कहता है नहीं जी अब नहीं, अब बोर हो गया।
आपको कंसिस्टेंटली इसी रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा और कम अज कम लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। और ये खाली आपका वेट नहीं कम करेगा, आपको विद इन डेज, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। आपका वजन जब ज़्यादा होता है, आपको जोड़ों के दर्द का रिस्क बढ़ जाता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। 1 किलो वजन आपका अगर कम होता है, आपके जोड़ों के ऊपर 4 किलो प्रेशर कम हो जाता है। मतलब अगर आप 10 किलो वजन कम करते हैं, कोई खवातीन है घर में बैठी 10 किलो वजन कम करती हैं, तो ऐसे ही है कि उन्होंने 40 किलो का एक मन का तोड़ा उठा के नीचे फेंक दिया। ओके, यानी कि हड्डियों पे वो सारा वजन आ रहा होता है, हड्डियों पे गोश्त प्रेशर का। 4 किलो प्रेशर 1 किलो वजन से बढ़ रहा होता है। तो ये जो डॉक्टर साहब जादुई डाइट प्लान चल रहे होते हैं, बड़े फास्ट कह रहे होते हैं कि ये जनाब ये कहवा डाइट प्लान्स पिए, हैं, हाँ ये कहवे कर भी चल ले, रहे होते हैं, इनकी क्या हकीकत है? ये कोई वाकई हल हैं या ये फिर वक्ती डाइट प्लान है, और इनके उस तरह से रिजल्ट्स क्यों नहीं आ पाता है? होता ये है कि हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, उसने फैट को स्टोर इसलिए किया है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। उसने कोई इसको किसी बेकार चीज़ के तौर पे स्टोर नहीं किया। जिस्म ने इसको लिया है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब मुझे कोई न्यूट्रिशन कम मिलेगी, मैं स्टार्विंग मोड पे जाऊंगा तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। अब होता ये है कि जब हम क्रैश डाइट करते हैं, यानी कि ये वो जादू डाइट है जो कि कुछ ही दिनों, हफ्ते के अंदर, शादी से पहले हफ्ता डाइट किया, आपका वजन कम हो गया। क्रैश डाइट से क्या होता है कि हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक कम लेते हैं, हम खाना कम कर देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं, जो हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे अंदर के इंजन को चलने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को भी बाल भी गिर रहे होते हैं और भी चीज़ें होना शुरू हो ओवरऑल जाती उससे हैं डीजनरेशन आती है। अब जब ब्रेन देखता है कि ये बाहर से न्यूट्रिएंट्स तो आ नहीं रहे, तो ये जो फैट पेट के इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है, अगर ये बंदा मजीद स्टार्विंग मोड पे चले जाएगा तो ब्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि दिमाग ने आपको मोटा पतला नहीं देखना, उसने आपको जिंदा देखना है। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम खाते कम है तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी फैट आपका उधर ही सेव कर लेता है ब्रेन, और आपका मसल मैस गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका प्रोटीन है, प्योर लीन मसल है, वो जाना शुरू हो जाता है, आपका वाटर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप कुछ देर तक कैरी कर सकते हैं, वक्ती तौर पे आपको वजन फर्क भी महसूस होता है कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया 2 माह में, उसके बाद दोबारा से वजन चढ़ अच्छा, जाता है। इसमें ये भी साइड इफेक्ट होता है, कुछ लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं, खा भी नहीं रहे होते। बाद में फिर आपको बाकी सारे हार्मोनल चेंजेस इस तरह के आते हैं कि फिर आपको बिंज ईटिंग करनी पड़ती है, ज्यादा खाते हैं, उसके बाद तो एक यानी कि जो विशियस। पेट की चर्बी है, ये एक्सरसाइज के अलावा अगर आप अपना डाइट प्लान कर लें तो भी जा सकते सबसे पहले प्रायोरिटी डाइट को देनी है ठीक है। आपने, क्योंकि आपका मेन काम इसमें रोल प्ले ही डाइट करेगी, सही। इसके बाद फिर एक्सरसाइज आएगी। ठीक है। अब और एक्सरसाइजेस सलमान कौन कौन सी हैं हमारे पास, और कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी देर में आपने इसके रिजल्ट्स देखे अगर इन्हें रेगुलरली फॉलो किया जाए तो? अच्छा, एक्सरसाइजेस के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज है, कई लोग वॉक करते हैं, कई लोग जॉगिंग करते हैं, और देखा ही जाता है कि खवातीन खास तौर पे, हम ये ज्यूम कर रहे हैं ये शो वो देख रही हैं खवातीन जो घर में बैठी हैं, अब उनके लिए बाहर जाके जिम करना, बाहर जाके वॉक करना मुश्किल होता है, और अगर वो जिम शुरू भी करते हैं तो मैंने ये देखा कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनर की सुपरविजन नहीं होती, सही तरीके से करते नहीं है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ओबीस हैं, तो वो जब हम किसी शो में या किसी चीज़ में देखते हैं ना किसी एक सेलिब्रिटी को जो कि बहुत फिट है, वो जंपिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो घर में बैठी खवातीन भी सोचती है मैं भी ये करूँगी, वो करती हैं तो फिर डॉक्टर के पास आ जाती हैं क्योंकि दर्द निकल आती है। इसके लिए सबसे आइडियल लो इम्पैक्ट वर्कआउट जो कि हर खातून घर में बैठ के कर सकती है, और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर आप करके दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेस भी है, वक्त भी है, और मैं भी हाजिर हूँ आपके साथ। आप बताएं जी। अच्छा, ये इतना सिंपल वर्कआउट है कि सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स हैं, यानी कि 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत आसान है, और ये सबके लिए हैं? सबके लिए, कोई आपको जोड़ में दर्द नहीं निकलेगी, बड़ा आसान है। सबसे पहला आपने काम ये करना है, बिल्कुल सीधे खड़े होना है, इसको कहते हैं स्टेप जैक्स। ठीक है। स्टेप जैक्स में क्या है, एक पाँव आपने बाहर निकालना है और अपना हाथ ऊपर लेके जाने और बाजू पाँव जोड़ लेने, सही, फिर ये, इसको स्टेप जैक्स कहते हैं। ओके ओके, करके देखिए जरा, बिल्कुल सिंपल मूव है, कोई मुश्किल नहीं। देखें पहले इसको ये किया हमने, हाँ। ये हाँ जी, मेरा इससे आपने, एक तो मेरा आपने जिम सूट बहुत ऐसा कि वो हाँ। मुमकिन नहीं है आपने जिम उसमें, बहुत लेकिन मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा बाद में। अच्छा, ये स्टेप जैक्स हैं। अब हमने करना ये है कि 30 सेकंड का टाइमर लगा के स्टेप जैक्स करने हैं। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, बगैर रुके इधर ही आपने स्क्वाट करनी है। अच्छा, बैठ के उठक बैठक जिसको कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। 30 सेकंड की आपकी स्क्वाट्स होंगी। अब अगर तो आप हेल्दी हैं, आपके जॉइंट्स मजबूत है, आप स्पीड से कर सकते हैं, जॉइंट्स कमजोर है, स्लो कर लें, कोई जल्दी नहीं, किसी चीज का सहारा लेके भी कर सकते हैं, सहारा लेके या पीछे चेयर रख के कर सकते हैं। आप चेयर पे ऐसे, ताकि आपका बैलेंस ना खराब हो। 2 एक्सरसाइजेज ये हुई। थर्ड एक्सरसाइज आपकी क्या है, इसको आपने हाथ नीचे रखने हैं, ठीक है, पाँव सीधे करने हैं, फिर वापस खड़े हो जाना। बिल्कुल लो इम्पैक्ट बर्पीज, अगर आप इसे कहें, कोई जोर नहीं लग रहा, हर जगह पे खवातीन घर पे बैठ के
आराम से कर सकती हैं, बस कपड़े ढीले डाले होने चाहिए, हाँ, सूट इजी नहीं होना होना चाहिए, सूट नहीं होना चाहिए वरना मुश्किल लगता है, ये सूट नहीं मुश्किल है, करेगा। yes। अच्छा, अब और ये ये जिस पोजीशन में आपने किया माउंटेन क्लाइंबिंग भी, अगर आप ज्यादा फिट हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते। अच्छा, ये 3 एक्सरसाइजेज हैं। हाँ। अब ये ओवरऑल आपके सारे मसल्स का एनर्जी इसमें लग रही है। अब आपने करना ये है कि हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड के लिए करना है। ठीक जब है। आपने 3 एक्सरसाइजेज की बगैर रुके तो ये तकरीबन आपका 1.5 मिनट बन जाता है। ठीक है। जहाँ 1.5 मिनट हुआ उसके बाद आपने सांस लेना है आराम से, 10-20 सेकंड का आपने रेस्ट किया। ये एक सेट हमने भी किया, सही फिर दोबारा करना है, फिर दोबारा करना है, फिर दोबारा करना है, 4 सेट्स करना है। कोई जोर नहीं लग रहा। विदिन 7 to 8 मिनट्स घर में किसी भी स्पेस पे, आप इवन किचन में कर लें, जहाँ कपड़े धोती हैं उधर कर लें, कोई एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं लग रहा। लेकिन जबरदस्त, आप 7 से 8 प्राइवेसी में मिनट रह में के 8 मिनट के अंदर आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है। लेकिन करना डेली है और एम्प्टी स्टमक करना है, यानी कि सुबह उठ के करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। ज्यादा फायदा। इसके साथ वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, इंशाल्लाह फर्क पड़ना स्टार्ट। जबरदस्त आए फिर सलमान साहब, अच्छा, आपने सलमान, एक्सरसाइज तो मैं बता दी ये है, माँ हम बैठे सोचते- बैठे कर रही थी यहाँ पे एक्सरसाइज। मैं ज़हनी तौर में कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि जो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं, दोनों का ये जो पेट कम करने, चर्बी कम करने का जो है एक्सरसाइज सेम ही है, ये दोनों ही कर सकते हैं। दोनों ही कर सकते ठीक। हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों ही करें, मेल भी करें। लेकिन मेल के लिए आसानी ये रहती है कि वो ज़रा और एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बाहर आना जाना होता है, आप वेट उठा सकते हैं। मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट लिफ्ट करें। सही। वज़न उठाने से ही उनके हार्मोन्स का लेवल बैलेंस रहेगा। तो इसलिए मेल के लिए आसानी ये है कि वो पुशअप्स भी कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, जंपिंग एक्टिविटी, घर में कहीं राड लगा लें, आते जाते पुलअप्स करें, सही। अपने जिस्म को मजबूत रखें, फिजिकल एक्सर्शन बढ़ाएं। अच्छा, अब इसमें नींद का कितना किरदार है? क्योंकि नींद या हार्मोनल तब्दीलियां जो होती हैं, उनकी वजह से भी अब हम देखते होते हैं कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, मोटापा आ रहा होता है, तो वो उसको कैसे कम किया जाता अच्छा, नींद को मैनेज करने का जो सबसे बेहतरीन हल है ना, इसे कहते हैं स्लीप हाइजीन। है? सही। अगर तो आपकी नींद डिस्टर्ब है, नींद डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आपके जो अंदर हार्मोन्स हैं उनका साइकिल खराब हो गया है किस्म का। मतलब ये है कि बाहर दिन के 12 बजे हैं, अंदर आपके सेल्स के रात के 12 बजे हैं। अब वो आपस में उनका राब्ता ही नहीं होता, कोलैबोरेशन ही नहीं बॉडी होती, के जिसकी 12 वजह बज से जाते हैं। बॉडी के 12 बज जाते हैं। अब इसका हल ये है कि हमने अगर तो रात का खाना आपने तकरीबन मगरिब के टाइम, इशा के टाइम खा लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप तकरीबन 9-10 बजे के पास, आइडियल टाइम है 10 बजे से 11 बजे के दरमियान कि आपको बेड पे होना चाहिए। अब हम ऑफिस से ही 12-1 बजे घर आते हैं, तो वो फिर साइकिल तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना। तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट वेज नहीं है? जो बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने जाना ही 1 बजे, उनके लिए कोई इजी? अच्छा, उनके लिए फिर उनका स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया ना, वो फिर उनका वो सारा बाहर, अल्लाह पाक ने रात बनाई ही सोने के लिए, दिन बनाया ही काम करने के लिए, तो हमने बिल्कुल जब इस चीज़ को उल्टा कर दिया। अब वो मरीज़ जो मेरे पास आते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे कोई दवाई लेने के बगैर नींद नहीं आती, उनका सिंपल हल ये है, फॉर्मूला ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपको रात को 3 बजे नींद आई है, आप बिस्तर पे 11 बजे पहुँचे हैं, आपका दिमाग चलता रहता है नींद नहीं आई, आपको रात को 3 बजे नींद आई है, फजर का आप टाइम लगाएं, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा जो इशराक के टाइम से लो स्लोप एंगल का सूरज होता है वो अंदर की क्लॉक को रीसेट करता है। फजर के बाद आपने उठ जाना है और थोड़ी सी वॉक करनी है, उसके बाद चाहे आपको जितनी मर्जी नींद आए नहीं सोना। 3 दिन आप ये प्लान करके देखें। अच्छा। 3 दिन का चिल्ला है। अब दूसरे तीसरे दिन ही रात 8-9 बजे दीवार के साथ टक्कर मारेंगे, मुझे नींद आ रही है, बगैर किसी दवाई के नेचुरल आपका साइकिल सेट हो जाएगा। ये भी इसमें हिकमत है जो कहते हैं कि फजर के बाद सोना नहीं चाहिए। सोना नहीं चाहिए, और वो चूंकि बेस्ट टाइम है हमारे अंदर सेल्स की घड़ी को रीसेट करने के लिए। जबरदस्त। अच्छा, अब ये जो हम बात करते हैं कि लोग जो रात को देर तक दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं, ये फिर बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इंटेक भी कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह के मशरूबात भी पी रहे होते हैं एनर्जेटिक रहने के लिए, अपनी आंखें खुली रखने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैट जो है वो बना रही होती है उनके अंदर। उनके लिए क्या हल है? अच्छा, ये जिन लोगों का काम दफ्तर में रह के करने वाला है हाँ। और ज़्यादा देर तक एक्टिविटी है, ये समझें कि हमारे रीढ़ की हड्डी को, हमारे जोड़ों को अल्लाह पाक ने बनाया है ऐसा, मतलब आपके कंधे को, हिप को, नी को खुराक मिलेगी तब जब आप मूवमेंट करेंगे। तो जब आपकी ज्वाइनिंग किसी ऐसी कंपनी में हो गई है जहाँ आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, किसी इस तरह का काम है, आपके ऊपर फिर फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, फ़र्ज़ समझ के जिम ज्वाइन करना है, उसके अलावा गुजारा है ही नहीं। फिर होगा ये कि जो आप कमा रहे हैं उसके अंदर फिर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना, फिर ये सोचें कि एक हिस्सा आपने जब लेटर लाइफ में जाके आपने फिर डॉक्टरों को पे करना है, वो इन्वेस्टमेंट अगर आप अब नहीं कर रहे तो फिर बाद में आपने वो डबल करनी है। तो वो अच्छा, जिम भी कुछ लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे भी डिबेट हो रही होती है कि वेट ट्रेनिंग की तरफ आपको जाना चाहिए या फिर आपको कार्डियो की तरफ जाना चाहिए, तो क्या इसमें ज़्यादा बेहतर रहती है? सबसे बेस्ट वेट ट्रेनिंग है। वेट ट्रेनिंग का अल्टरनेट है ही नहीं। अब इस चीज़ को समझें कि अल्लाह पाक ने हमें बनाया ऐसा होता है कि जैसे ही हमारी एज 40 को क्रॉस करती है, 35 से 40 के दरमियान होता है,
मर्दों के अंदर अल्लाह पाक ने एक हार्मोन रखा हुआ है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। सही। अब जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका हल ये होता है कि हमने जब इसको मैनेज रखना है, हमने टेस्टोस्टेरोन को अपर लिमिट में रखना होता है। ये सबसे बेस्ट अल्लाह पाक ने मर्द को बनाया है वजन उठाने के लिए। सहाबा के दौर में तलवार 50-50 किलो की तलवार होती थी, अब 50-50 किलो के मर्द होते हैं टोटल। तो ये है कि मर्दों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो तकरीबन आप डेली कोई जिम करें, फिजिकल एक्सर्शन करें, कार्डियो को हिस्सा रखें अपने वर्कआउट का, लेकिन मेजर जोर वेट लिफ्टिंग पे, मेजर फोकस। मर्दों की बात, खवातीन में भी हम देखते हैं कि आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उनके लिए स्पेसिफिकली डाइट क्या होती है और एक्सरसाइज क्या होती है? अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के बाद अगर हम देखें कि खातून एक कुकी खा रही, कोई बिस्किट खा रही है, उसका शुगर स्पाइक मेनोपॉज से पहले इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे हार्मोनल चेंजिंग आई है तो उसका एकदम शुगर स्पाइक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा होना, इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर होना, वो उसके सिम्टम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका जो वेट लिफ्टिंग है, वज़न उठाना, पावर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फीमेल के लिए मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किसी किसी ट्रेंड कोच की सुपर, ये बड़ा ज़रूरी है। सलमान, हमें ये भी बताएं कि जिम से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं, रुख करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में नुकसान करवा बैठते हैं। कौन सी ऐसी गलतियाँ जो जिम के अंदर कर रहे होते हैं इंडोर एक्टिविटी के साथ, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको पेन निकल आती है? सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम जिम की महंगी मेंबरशिप्स भर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम ट्रेनर को समझते नहीं है कि ट्रेनर की क्या इंपॉर्टेंस है। मेन काम ही ट्रेनर का है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेनर के अंडर आते हैं तो ट्रेनर बाकायदा तौर पे आपकी मसल टेस्टिंग करता है, आपके उनके फिटनेस टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करता है, आपसे इंटरव्यू लेता है, उसे पता चलता है आप क्या चाहते हैं, आपकी मसल्स कैसी हैं, आपकी फिजिक कैसी है, फिर वो ट्रेनर आपको लेकर चलता है। और हम ये करते ही हैं कि ट्रेनर के अंडर एक आधा महीना कर लिया, हमें समझ आई थी यार, हमें पता है यार ऐसे ही करना है, यही गिनती है, गिनती बढ़ानी है। ऐसे नहीं होता, ये बड़ा टेक्निकल और स्पेसिफिक काम है, ट्रेनर का काम है, ट्रेनर ही करेगा। तो आपको चाहिए, मेन मसला ये होता है कि हम ट्रेनर नहीं हायर करते। दूसरा काम ये होता है कि हम अपनी डाइट को नहीं प्रॉपर फॉलो करते। जब भी आपने जिम ज्वाइन किया, आपकी प्रोटीन इनटेक बेहतर होनी चाहिए। आपकी डाइट, हम सोचते ही हैं कि हमने जिम में पसीना निकाल लिया, अब जो मर्जी खाओ पियो, जिम से फ्री हो, नीचे जाओ, फिर जाके बोतल पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके फैक्टर आपके इंजरी के लिए बढ़ हम कर रहे होते हैं। कुछ ये भी है कि जो वेट लॉस करने के लिए मेडिसिन खाते हैं वो कितनी हार्मफुल है? वेट लॉस करने के लिए जो मेडिसिन है, अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वजन कट करना पड़ता है, उनके लिए एक एग्जेम्पशन है कि वो कर सकते हैं। लेकिन आम शख्स के लिए ये है ही नहीं कि वो कोई दवाई खा के वज़न कम करे, कोई वो फकियाँ खा के वज़न कम करे। सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल की तरफ आए कि वज़न बढ़ा क्यों है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके घर में क्या कहते हैं, वो आपके चूहा के कमरे में मर गया, स्मेल आ रही है, आप उस चूहे को निकाल के बाहर नहीं फेंक रहे, आप बस हल्का सा स्प्रे कर देते हैं कि जी अब स्मेल कम हो गई। तो वो है कि जो आपका कॉज है वजन बढ़ने का, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा, वो आपकी रूटीन है सोने उठने की, खाने पीने की, आप ठीक नहीं होंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान आपके वक्त का। और डॉक्टर सलमान ने ना सिर्फ आपको ओवरऑल ये बताया कि आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, हाँ, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को लेकर चलना है, डाइट को लेकर चलना है, और एक्सरसाइज किस कदर आपके लिए ज़रूरी है, और कुछ आसान 7-8 मिनट की एक्सरसाइजेस हैं डॉक्टर सलमान ने आपको बताई हैं। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैं जिम नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कहीं भी कर सकते हैं, बेहतर होगा, सेहत भी बेहतर होगी, तो इतने फायदे हासिल कर सकते हैं आप सिर्फ ये चंद मिनट की एक्सरसाइज करके और डाइट। खुद को वक्त जरूर दीजिए। जी, खुद को वक्त। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक के जाने। खुद को वक्त स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF की एक और शर्त जो कि पूरी हो गई है। हुकूमत अब गाड़ियों की दरामद के हवाले से बड़ा ऐलान कर चुकी है और कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त दे दी है। इब्तदाई तौर पर जी 30 जून 2026 तक 5 साल पुरानी गाड़ियों की इजाज़त होगी। इन पर मौजूदा जो कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ 40% रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगेगी। जबकि जून 2026 के बाद 5 साल की शर्त खत्म कर दी जाएगी और 40% रेगुलेटरी ड्यूटी हर साल 10% कम होती चली जाएगी, और ये ड्यूटी 2030 तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। मगर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में माहौलियाती और हिफाजती मेयार पर सख्त अमल दरामद होगा। और इसके साथ साथ जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसकी बात करें तो ये फैसला आवाम को बेहतर ऑप्शन देने और मकामी मार्केट में मुकाबला बढ़ाने के लिए किया गया है। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री इस फैसले पर हम देख रहे हैं कि सख्त तशवीश का इजहार कर रही है। कंपनीज का कहना है कि इससे सनत को खड़ा करने में 45 साल लगे और
अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई, मगर अब ये सिर्फ कुछ खतरे में है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इससे वाबस्ता जो 1200 छोटी बड़ी कंपनीज हैं और जो फैक्ट्रियां वो बंद हो जाएंगी और ऑटो पार्ट्स जो हैं वो बनाने वाले वेंडर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन 18 लाख से ज़्यादा लोगों की जो नौकरियां हैं वो भी इससे मुतासिर हों। हुकूमत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने का फैसला कितना बेहतर साबित होगा, पाकिस्तानी को क्या वाकई फ़ायदा होगा और मकामी ऑटो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बहस कर लेते हैं। और आपको बताएं कि जनूबी पंजाब की पहली और पाकिस्तान की तीसरी खातून कार डीलर सौलिया हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो सबसे पहले तो सालिया आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। हमें ये बताइएगा कि IMF ने गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। IMF पाबंदी हटाने पर जोर आखिर क्यों दे रही है? इससे IMF को क्या फ़ायदा हो सकता है और आम सारिफ के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, इस वक्त जितनी भी पॉलिसीज इन लाइन आ रही हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपकी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल्स की उसको ख़त्म कर रही है। देखिए, IMF जो है वो सिंपली ये चाहता है कि जो कर्जा हमने उससे उठाया हम उसको वो वापस करें, तो वो किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिकली अपने कर्जे की वापसी को वायबल बना रहा है। बट अगर हम पाकिस्तान का स्टांस देखें तो सिंपली पाकिस्तान का ये स्टांस होना चाहिए कि आपकी ऑलरेडी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है, आपका रुपया जो है वो पेट्रोल और डॉलर के अगेंस्ट वेट किया जाता है, वो नीचे आता जा रहा है। इस वक्त हर किस्म की कॉस्ट हर आम पाकिस्तानी के लिए लिविंग कॉस्ट बहुत हाई हो चुकी है। जो एक बंदा कल 50,000 कमा रहा था आज वो शायद 70,000 कमा रहा है, लेकिन वो 70,000 जो इतना डिवैल्यू हो चुका है कि वो 50,000 से भी नीचे जा चुका है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें अपना एज पाकिस्तानी इंटरेस्ट देखना चाहिए या सिंपली हमें IMF की सारी शर्तों को मानना चाहिए? एक तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने के लिए हमें वो पैसे चाहिए और IMF से जब हम पैसे उठाएंगे या कर्जा उठाएंगे या हम उनसे आगे प्लानिंग करेंगे कि हमें आगे इतना कर्जा चाहिए, तो वो सिर्फ आज पर अपने आप को सिक्योर नहीं करेगा, वो आगे वो एक बैंक की तरह काम करता है, वो आगे भी अपने रिस्क को मिटिगेट करेगा। तो IMF का ये फायदा है कि उनका कर्जा वापस हो रहा होगा और हमारा नुकसान कह लें या हमारी एक ये बदकिस्मती है कि हमने वो वापस करना है, तो उसके अगेंस्ट हम उन मजबूरियों का शिकार बन रहे हैं। अच्छा सौलिया, IMF की शर्त के मुताबिक इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियाँ हैं उनकी दरामद की इजाज़त दे दी गई है। इस फैसले से मकामी ऑटो सेक्टर किस हद तक मुतासर होने का खदशा है? देखिए, जो हमारा मकामी ऑटो सेक्टर है उसमें काफ़ी सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि पार्ट्स बनाती हैं डिफरेंट ऑटोज में। अब मुझे बताएं, जब उन पार्ट्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, डिमांड ख़त्म हो जाएगी, सप्लाई तो आपके पास एक हद तक पड़ी है, जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो सप्लाई निकालता रहेगा, बट उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हमारी मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। हम अपने लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उनकी गर्दन दबा रहे हैं, उनका गला घोट रहे हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म कर रहे हैं। ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी ना अपना जो कौम है। लेकिन सौलिया साहबा, एक बात ये भी तो है ना कि जो हमारे मकामी है उनका गला चले नहीं घोंटना चाहिए, लेकिन वो भी तो उसी तरह से जो फैसिलिटेट करना चाहिए, जो सहूलियात गाड़ी में देनी चाहिए वो भी तो प्रोवाइड नहीं कर रहे कंज्यूमर को। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, हम असेंबलिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए, वो पैसा इधर कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। छोटी सी अगर आपको एग्जांपल दूं, इस वक्त काफी बड़ी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिससे फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं। मर्सिडीज वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, निसान वहाँ बना रही है। पाकिस्तान में आपने कभी सुना है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो? हम तो चीचड़े कमाने वाले लोग हैं, हम कहाँ से इससे ज्यादा लाएं? आपकी कंट्री में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जहाँ से बाहर की कंपनी इधर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे कि उसके पुर्जे और हर चीज यहाँ बने, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। हम तो सिर्फ जो किट्स हैं वो लेकर आते हैं, वो जोड़ते हैं। और हाँ, साले साहिबा, वो भी किट्स तो आ सकती है ना जिसमें बड़ी आम सी टेक्नोलॉजी है, कोई बहुत ज्यादा कीमती टेक्नोलॉजी नहीं हम उसे कह सकते, जो कि आप गाड़ियों में दे सकते हैं, जो कि जापानीज गाड़ियों में हमें मिलती हैं। आप सारी नहीं, कम से कम कुछ फैसिलिटेट तो कर सकते हैं अपने बायर को।
हम देखें, हम इसी तरह से बायर को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारी एक डिलीशन पॉलिसी है जो कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर लागू होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि 2 साल में हमने अपने कुछ पार्ट्स को पाकिस्तान में बनाना है और वो हमारी किट का हिस्सा बन जाएंगे। बाहर से जो इंपोर्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, पाकिस्तान में वो पार्ट बनता है। जो आप कह रहे हैं ना कि कस्टमर को फायदा नहीं होता, देखिए कस्टमर को फायदा होगा जब बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। आज आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुश्किल से सर्वाइवल रेट पर हैं, वो कैसे और इन्वेस्टमेंट करें? पहले तो जो बेसिक इन्वेस्टमेंट का रूल है, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर उससे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट की फिर बात कर रही हैं, लेकिन ये भी तो खदशा अब जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत की इस पॉलिसी से 1200 कंपनीज और 18 लाख मुलाजमतें हैं वो मुतासिर होंगी। तो क्या वाकई ये खतरा इतना बड़ा है? ये बहुत बड़ा खतरा है, ये इससे भी बड़ा खतरा है। ये तो वो है जो कि कोटेड है आपके पास। आप ये देखिए कि आप कितने रोजगार बंद कर रहे हैं। जब डिमांड खत्म हो जाएगी, आपकी बनी बनाई चीज आ जाएगी जी, कौन उसके ऊपर काम करेगा, कैसे करेगा? आपने जो ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो किधर जाएगी? अच्छा, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि दरामदशुदा गाड़ियों पर लगाई गई 40% जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, इससे मकामी सनत को हमने तो तहफ़्फ़ुज़ फराम करना है। तो ये किस तरह लोकल इंडस्ट्री को फिर हुकूमत दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ भी देगी और गाड़ियाँ भी इम्पोर्ट करेगी? देखिए, हुकूमत को ना अपनी पॉलिसीज पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये पॉलिसी कभी भी एक सिंगल ट्रैक की नहीं हो सकती। पॉलिसी हैज टू बी टू प्रॉन्ग्ड। आपने IMF को भी देखना है, आपने खुद की इंडस्ट्री को भी देखना है। आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो डिप में है। आप ये देख लें कि इर्द गिर्द जितनी भी आप देखेंगे ग्रोथ अपनी GDP में, एक आम इंसान जो कल भी रोटी के लिए 2 वक्त की तरस रहा था, आज भी तरस रहा है, बल्कि उसमें इजाफा हो चुका है। अगर हमारी GDP इतनी ऊपर जा रही है तो व्हाई इज इट ऑल हैपनिंग? द थिंग इज कि ग्रास रूट लेवल से पॉलिसी इतनी कंड्यूसिव नहीं है। SRO आ जाता है हर दूसरे महीने, वो जो पॉलिसी होती है उसका गला घुट जाता है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आ रही है, जो दरामदात की बात कर रही है, वो तब होगी जब हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होगी कि उस चीज के ऊपर R&D चल रही होगी। हमारे मुल्क में तो R&D भी नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो मुझे बताएं ना, ये पॉलिसीज की ही बात हो रही है और अल्टीमेटली आवाम पे ही इफेक्ट होता है इसका। आवाम पर भी हम देखते हैं, जिस तरह से दीगर ममालिक में देखें तो गाड़ी एक ज़रूरत की तरह इस्तेमाल होती है और हर किसी के पास होती है। पाकिस्तान में इसको लग्जरी समझा जाता है, ख्वाब की तरह ही होती है गाड़ी लेना भी। तो अगर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर ये जो कह रहे हैं कि दरामद की जाएगी, तो पाकिस्तान में फिर गाड़ियाँ महंगी होंगी या सस्ती होंगी या मजीद आवाम की पहुँच से दूर होती जाएंगी? देखिए, वैसे मैं एक बात बताऊं कि अगर हम दरामद करते हैं गाड़ियों को, यूज जो हमारी हैं, तो हमारा एक काफी बड़ा चंक, जो कि देखें अभी हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। अब अगर ये आइस इंजन के ऊपर करते हैं कि इधर जंक यार्ड बनाने की जगह वो एक्सपोर्ट होती हैं और कोई हमें फायदा आता है, टू सम एक्सटेंट ये हमें फायदा भी देगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई कैनिबलाइज कर देगी हमें, लेकिन फिर इसकी एक प्रॉपर वेटेज होगा जो इनको हर जगह देनी पड़ेगी हर चीज को। अच्छा सोनिया साहिबा, लास्ट में इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा कि आप नहीं समझती कि बायर भी इस चीज को प्रेफर करता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जापानीज गाड़ी जो है वो ज़्यादा बेहतर है? मतलब आप ब्रेकिंग सिस्टम में ले लें, आप चाहे उसमें एयर बैग्स को ले लें, वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसको ज़्यादा महफूज समझते हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ज़रूर समझते हैं, ये हमारा सिर्फ माइंडसेट है इस वक्त। अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, पूरी दुनिया में चाइना के अलावा कोई टेक्नोलॉजी सबसे आगे नहीं है। चाइनीज नंबर 1 में है। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उनकी R&D, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी प्राइसिंग, वो हर जगह पछाड़ चुके हैं सबको। तो जो ये कह रहे हैं ना, हमारे लोग ये समझते हैं कि जापानीज गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स ज्यादा होते हैं, तो ये एक NCAP एक इदारा है जो कि सेफ्टी फीचर्स देता है। जापानीज से ज्यादा वायबल है अब चाइनीज गाड़ियाँ। तो ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो चुका है। सही कॉन्सेप्ट चले, ये चेंज हो चुका है। लास्टली आप ये बता दीजिए कि जैसे कि पॉलिसीज पर भी आपको एतराज है, तो हुकूमती पॉलिसीज होनी क्या चाहिए कि इस सेक्टर को बेहतर बनाया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रमोट हो, लोग इधर इन्वेस्ट करना चाहें। जब वो इधर आकर इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारी मेन जो हमारी अभी भी जो पार्ट्स की डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको और बिजनेस मिलेगा। पाकिस्तान में डॉलर आएगा, डॉलर के साथ हमारी रुपये की पैरिटी बेहतर होगी, रुपये की औकात ऊपर जाएगी तो लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होगा। देखिए, हम खाली ऑटोमोबाइल के साथ नहीं ये कर सकते, लेकिन दुनिया में, पूरी दुनिया में अराउंड 7% से लेकर 13% तक GDP का हिस्सा होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान जब कोविड से पहले टॉप पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑपरेट करी थी तो 4% GDP पर थी। आज वो GDP 1 पॉइंट समथिंग रह गई है। की जरूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट
आएगी तो बेहतरी आएगी। सौलिया हसन हमारे साथ मौजूद थी और इस तमाम तर हमारे साथ बात कर रही थी और यकीनन आने वाले वक्तों में अब इसका क्या असर होगा वो देखने में आएगा और हुकूमत को जी पॉलिसीज चेंज करने की ज़रूरत है। फिलहाल जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहते हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।